बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे होंगे, क्योंकि जिंदगी नाम इस चीज का है कि आप लोग इसको खूब मजे से गुजारें। आप लोगों से काफी अरसे के बाद जो मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ है, आपको पता है कि हमने एक मुलाकात का सिलसिला शुरू किया था, जिसमें हमने पॉडकास्ट का एक सिलसिला ऐसा शुरू किया था जिसमें प्रोफेशनल्स थे और कुछ मतलब फॉरेनर से आपसे मुलाकात करवाई थी। पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स जो ऐसे हैं जो कि आप लोगों से बातचीत करवाई थी। तो अभी ये सिलसिला हमने दोबारा स्टार्ट किया है, क्योंकि आप लोगों की मोहब्बतों चाहतों का बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने हमें ये बताया कि आप लोग वाकई से बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो हमारे इस सिलसिले का नाम, हमने दो नाम चूज किए। एक नाम था इल्म नाफे और एक था वो हाउस ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन। इल्म नाफे का जिक्र मैं क्यों करता हूँ? इल्म नाफे का जिक्र इसलिए करता हूँ कि हम जो भी इल्म हासिल करते हैं वो अगर हमारे जिंदगी का हिस्सा नहीं बनता तो इल्म नाफे नहीं बनता। इसी सिलसिले में आज हमने जो मुलाकात का सिलसिला शुरू करने लगे हैं, और पहले जो आज हमारे गेस्ट हैं उनका मैं तारुफ करवाता चलूं। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़े अरसे से मेरा उनसे रब्ता है, और मैंने जब पहली दफा उनसे बात की, लिंक्डइन पे मेरी उनसे मुलाकात हुई, और मैं ऑनेस्टली मैंने दिल से ये एतराफ किया कि वाकई एक बड़ा इंसान ओहदा बड़ा होना बड़ी बात नहीं होता, एक अच्छा इंसान होना बड़ी बात। 17 साल से ज्यादा का इनका क्वालिटी एश्योरेंस की फील्ड में एक्सपीरियंस है। लीड ऑडिटर है QMS ISO 9001 2015, और लीड ऑडिटर EMS ISO 14001 2015, लीड ऑडिटर ISO 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी। और ये पाकिस्तान में तो ये नाम जाने जाते हैं, लेकिन अगर आप दुबई UAE वगैरह से अगर इनकी आपने सर्टिफिकेशन हासिल की हो तो क्या एक बात है, जबरदस्त। इसके अलावा जी क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, मतलब कमाल है, जबरदस्त। जितना मैं पढ़ता जा रहा हूँ मैं, तो अमेजिंग पर्सनैलिटीज के मालिक हैं। और इसके अलावा जो शास 18,001 के ऊपर इन्होंने वर्किंग की हुई है, कतर में इन्होंने काम किया हुआ है। तो मैं अब मजीद जो है आप लोगों का इंतजार करवाए बगैर, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं डेस्कॉन के क्वालिटी है। डेस्कॉन के बारे में बताता चलूं कि पाकिस्तान में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने वाकई अपने आप को एस्टैब्लिश किया, और ये इंडस्ट्री भी कुछ ऐसी है कि जिसने वाकई ही में अपना नाम, क्योंकि अपने प्रोफेशनलिज्म की वजह से नाम रोशन किया। और नो डाउट अगर यहाँ पे डेस्कॉन के हवाले से बात करूं तो यहाँ की क्वालिटी हेड होना एक बहुत ही काबिल फख्र बात है। हमारे साथ है आज डेस्कॉन इंजीनियरिंग के क्वालिटी हेड अब्दुल कादिर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मोहसिन कैसे हैं आप? ठीक है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, आपके खैरियत से? ठीक है, मजे में है फर्स्ट सर। ऑफ बहुत ऑल आई शुक्रिया। वुड लाइक जी जी मैं भी आपका शुक्रिया अदा जी करना आप चाह रहा था कि सर आपने टाइम निकाला सर आज हमारे लिए। जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया। मैं बिल्कुल एक हम्बल आदमी हूँ, बिल्कुल आजिज। ये जो पोजीशंस डेजिग्नेशन है, मेरे ख्याल में ये तो किसी का भी तारुफ आराम से करा सकते हैं, बट मेरा तारुफ एक ही है, मैं बड़ा एक हम्बल आदमी हूँ। और क्वालिटी का जो बैकग्राउंड है, इट वाज जस्ट एक, कहते हैं ना, एक स्टार्ट से ही एक स्टेट ऑफ माइंड क्वालिटी का बना हुआ है, कॉन्शियसनेस है, और उसी तरह से करियर भी मेरा बना। So I did my masters back in 2004, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने ऑपरेशंस मैनेजमेंट में मास्टर्स किया, जबकि TQM और उसके बहुत से कॉन्सेप्ट आ रहे थे पाकिस्तान में भी। सो क्वालिटी मैनेजमेंट टोटल, ये एक बड़ी जबरदस्त फील्ड है जिसमें रिस्पेक्ट भी लग रही है, और आपको काम भी करना पड़ रहा है, और आपका काम को किसी पे वैल्यू भी दी जा रही है। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री में जिस तरह से चल रहा है, जो कि आज हम आगे जाके बात करेंगे कि क्वालिटी प्रोफेशनल बनना और उसको करियर को कैसे करना, और लोगों का क्या इंटरेस्ट है जो इंजीनियर्स निकल रहे हैं या मैनेजमेंट प्रोफेशनल निकल रहे हैं उनके लिए। सो इंट्रोडक्शन आपने मेरा दिया, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड डिफरेंट इसमें प्रॉब्लली मेरा मिडिल ईस्ट का 5 ईयर एक्सपीरियंस है, जिसमें ऑफशोर मैन्युफैक्चरिंग एंड देन कंस्ट्रक्शन, EPC। और अभी मैं जो मेन देख रहा हूँ, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट्स हैं, मोहम्मद डैम वगैरह, तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन में QA एंड QC का ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल हूँ।
और माशाल्लाह इसी तरह माशाल्लाह, से क्या बात है, रिहेबिलिटेशन क्या के क्या प्रोसेस क्या पर भी। जी। क्या क्या बात है। कादिर साहब, ये इतनी अचीवमेंट्स के बाद मुझे एक बात बताएं, कभी सोचा था कि क्वालिटी को एज अ प्रोफेशन आप अपनाएंगे? और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा भी क्वालिटी की फील्ड से ताल्लुक है, मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी की फील्ड के लिए अल्लाह पाक कुछ लोगों को चुनता है, कुछ रास्ते खुद डिफाइन करता है। तो आपने कभी सोचा था क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी को अश्योर करना, कैसा कैसे आपने खुद सेलेक्ट किया कि अल्लाह पाक खुद रास्ते बनाते गए? देखिए, सबसे पहले मौसम में आपको बता दूं कि जब भी मैं इंडस्ट्री में आया तो पहले में मैं स्टार्ट किया क्वालिटी का रेगुलर जो देख लेना क्वालिटी इंश्योरेंस के डिपार्टमेंट में। तो पहले पाकिस्तान की जबरदस्त एक कंपनी जो कि मैं जिसे कहता हूँ मेरी मदर कंपनी, जिसने मुझे सिखाया जो भी मैं आज हूँ, उस कंपनी में मेरी बड़ी एक लर्निंग और मेरी बहुत सी मेमोरीज हैं बनी हुई। उसकी हर एक असेंबली गवाह है कि मैं इधर इधर वॉक करता हुआ और सीखने आया था। सो वो उसकी पेंट शॉप, उसकी फैब्रिकेशन शॉप, उसकी मैकेनिकल फिटिंग शॉप, उसकी असेंबलीज जितनी भी है, ट्रांसफार्मर, मैजिमीटर और स्विच गेट। तो इनिशियली मेरे पास 3 प्लांट्स थे। सीनियर्स इतने ओके। जबरदस्त लोग मिल गए, तो वो चीजें और जो उस्ताद होते हैं, जो आपके मेंटोर होते हैं, जो आपके बॉस होते हैं, उनका एक जो एटीट्यूड था कि आपको सिखाने वाला। सो शुरू में ऐसा लगा कि यार पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, स्टैंडर्ड्स ये क्या चीजें हैं यार, ये जापानीज के स्टैंडर्ड्स, ये आईएसओ, ये जो स्टैंडर्ड है ये है क्या। सो चीजें बनती गई, बट उसमें मेहनत जो है ना, सक्सेस एक सिंपल सक्सेस का एक कारण नहीं है, सक्सेस जो इंटरमिंगल्ड है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सक्सेस को, दूसरे की सक्सेस को हमेशा गेज ना करेंगे यार ये बैठे बैठे ये एक पोजीशन पे आ गया है या ये इस तरह से। सो मैंने आपको पोजीशन डेजिग्नेशन बड़े टेम्परेरी से होते हैं। आज आप बन गए, कल को पता नहीं यार, आप घूमते हुए पता नहीं किस इंडस्ट्री में कहाँ होंगे। सो असल चीज है कि आपका एटीट्यूड क्या था। मेरा हमेशा एटीट्यूड है लर्निंग का एटीट्यूड, और मैंने सीखा फ्लोर्स पे क्वालिटी को मैंने कैसे जबरदस्त करना सीखा जबरदस्त। यार। एग्जीक्यूशन काम कर रही है तो मेरा क्या रोल है कि यार उस काम को डेफिनेटली मैंने क्लाइंट को, अल्टीमेटली क्लाइंट हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर आपकी जो अश्योरेंस कह लें या कस्टमर की डिलाइट, तो अपर चीजें हैं और दुनिया अभी तो बहुत आगे चली गई इन चीजों से। नो डाउट नो सो डाउट। वहां ये था कि कन्विंस कैसे करना है। आप थोड़ा सा, मैं आइडेंटिफिकेशन की तरफ चला जाता, तो प्रॉब्लम या नॉन परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई जी। करना इट्स नॉट अ बिग इशू। एनीबॉडी कैन सी, विजुअल इंस्पेक्शन करके यार ये रस्टी मटेरियल है, या मैंने कोई टूल लगा के मैंने कहा यार इसकी डायमेंशन इंस्पेक्शन की या इसकी मैंने विड्थ चेक की। सो क्वालिटी कंट्रोल जो एक इंस्पेक्टर है या इंजीनियर है या मैनेजर है, वो आसानी जी से जी। कह सकता है कि यार मैं इस प्रोफेशन में मैं इस चीज को रिजेक्ट कर रहा हूँ या एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि आपने जब भी कोई अपनी रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना है, आपने अभी तक कोड एंड स्टैंडर्ड, किसी कोड एंड स्टैंडर्ड से रेफर करके कहना कि ये अच्छा। अब यहाँ एक आ जाता है क्वालिटी प्रोफेशनल का रोल क्या है। उसने ना सिर्फ उसे रिजेक्ट करना है या आइडेंटिफाई करना है, क्वारंटाइन करवाना है, उसने इसका हल भी बताना है कि वो क्वालिटी प्रोफेशनल अच्छा एक डॉक्टर भी कहलाएगा कि यार ये इंजीनियरिंग सही कह रहे प्रॉब्लम हैं। जो नजर आ गई अब इसका सोल्यूशन ये है। सो यानी कि रेमेडी। थानेदार की तरह ये नहीं कहना कि भाई ये साइड पे कर दो, चौकीदार बन जाओ, बल्कि उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करना है कि भाई इसका करेक्टिव एक्शन इसका क्या हो। क्या होगा। तो वो जो एक एटीट्यूड है वो सारा डेवलप हुआ मेरा फील्ड में। तो फेलियर मोड एनालिसिस, आपको ट्रांसफार्मर का कॉइल हो गया, तो मैं उधर जाके क्यूसी डिजाइन, हर तरह की टीम एग्जीक्यूशन उस पर काम करी होती थी, और सप्लाई डेवलपमेंट वाली। मेरा ये होता कि मैं जाके इंटरेस्ट होता था, मैं यार यहाँ जाके लर्निंग करूँ, सीखूं एज ए क्यूए कि यार ये सिस्टम में क्या चीज हो रही है। सो दो तरह की चीजें हैं जो कि अभी कंफ्यूजन है हमारी इंडस्ट्री में कि क्यूए क्यूसी एक ही चीज है। क्यूए हाँ, क्यूसी ये इट्स नॉट प्लीज ये वन। प्लीज प्लीज ये मेरा एक सवाल था, प्लीज लोगों को बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूए एंड क्यूसी। लोगों को नहीं, बहुत से प्रोफेशनल्स जो आप सुनेंगे ना, आपको उनको नहीं पता क्यूए क्यूसी में फर्क क्या, प्लीज बताइए। अच्छा, बेसिकली अगर मैं बड़ा पार्ट करूं तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, अगर एक क्लाउड में मैं ले लूं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एक बिग पार्ट है जो कि आईएसओ 9001 2015 पे बेस कर रहा है आजकल के हिसाब से। अगर हम इसके नीचे दो पार्ट्स इंटरनल ले जाएं, तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के दो पार्ट्स हैं जो कि क्यूए है, इट्स अ बिग पार्ट। ये इसका बड़ा रोल है जिसे हम कहते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड, कि प्रोसेसेस को एश्योर करना कि प्रोसेसेस आपके क्वालिटी एश्योर्ड है, उसके आपके प्रोसेस में कोई गैप्स नहीं है, ग्रे एरियाज नहीं है, अनकंट्रोल्ड प्रोसेस नहीं है, उसमें कंट्रोल्स स्टैब्लिश्ड है।
जबकि मैं क्यूसी में आ जाऊं तो क्यूसी जो है वो एक स्मॉल पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि डील करता है विद द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को। प्रोडक्ट ओरिएंटेड कह लें इसको। अगर प्रोडक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो कभी भी कोई मटेरियल, आपके रॉ मटेरियल जब भी आपकी इंडस्ट्री में जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं आना है तो उसको आपने इंस्पेक्ट करना है। सो क्यूसी ने क्या करना है, मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट। सो एट एवरी स्टेज मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, वो इंस्पेक्शन टेक्निक्स, अगर मैकेनिकल पार्ट है तो मैकेनिकल का इंस्पेक्टर और इंजीनियर, अगर सिविल की कोई एग्रीगेट है, सैंड है तो रीबार्स हैं तो वो सिविल वाला, और इलेक्ट्रिकल केबल है। बहुत प्यारी डेफिनेशन बताई है, मैं यकीन माने, मैं दिल से आपको तारीफ कर रहा हूँ काजी साहब कि आपने डिफरेंशिएट कर दिया कि प्रोसेस और प्रोडक्ट, क्यूए को प्रोसेस और क्यूसी को प्रोडक्ट। तो जितने भी हमें सारे लोग सुन रहे हैं उनको हम बता, दोबारा मैं ब्रीफ कर दूं जो कि कादिर साहब ने कहा है। प्रोसेसेस के लिए क्यूए, यू विल डिफाइन एवरी प्रोसेस, एसओपीज डिफाइन करेंगे, वर्क इंस्ट्रक्शंस डिफाइन करेंगे, इसको क्यूए कहेंगे। क्यूसी का मतलब है जो चीज क्यूए ने डिफाइन कर दी है क्यूसी को वो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। कादिर साहब ने पहले जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का आपको बताया, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है एक बड़ी अम्ब्रेला, बड़ी अम्ब्रेला के नीचे क्यूए और क्यूसी, और क्यूए और क्यूसी मिलके इन दोनों को हम कादिर साहब कहेंगे यकीनन कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, और एक कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी भी होती है। और कादिर साहब के बारे में मैं एक और बात बता दूं, ट्रेनर भी हैं माशाल्लाह, टीचर भी हैं माशाल्लाह। लिंक्डइन पे बहुत कम लोगों को मैंने कादिर साहब देखा है जो कि लिंक्डइन पे फेमस है। आपकी पोस्ट इधर आती है और मैं देखता हूँ कि 1 घंटे के अंदर अंदर उसके ऊपर 40-50 लाइक्स ऐसे होते हैं, लोग मतलब आपको वाकई फॉलो करते हैं, मतलब वाकई ही में आपके स्टूडेंट्स भी हैं, आपके फॉलोअर्स भी हैं, आपके ऑफिस के भी फॉलोअर्स हैं। तो ये सारे मामला के बाद आपका दुबई कैसे जाना हुआ? ये पाकिस्तान की लाइफ तो आपने बहुत अच्छी बता दी कि आप पाकिस्तान में थे, आपने पहल में भी किया, और मैं खुद ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें से बहुत कुछ लर्न कर, दुबई कैसे जाना हुआ? अच्छा जी मौसम, ये भी बाय चांस है। ये एक दिन मेरे समझ लें कि स्कूल के एक दोस्त जो कि इंजीनियर बन के, और फिर हम एक दिन वजू कर रहे थे, असर का टाइम था पेल में। सो हम आमने सामने जब वजू कर रहे थे, यार मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारी मेमोरीज ट्रिक की। उसने कहा यार उसने मुझे कहा यार मैं उस कंपनी से होके आया हूँ डेस्कॉन में, वहां रिक्वायरमेंट है यूएई की, तो तू क्यों नहीं अप्लाई करते? तो मैंने कहा यार चलो तुम कहते हो तो मैं कर लेता हूँ। उसने मुझे एक ईमेल एड्रेस दिया, मैंने ईमेल कर दी। इट वाज जस्ट अबाउट लक, और मुझे नहीं पता था मेरी हायरिंग ही यूएई के लिए हो गई है। मैंने अपना पासपोर्ट आईडी कार्ड को लेके, जो फर्स्ट टाइम में इंटरव्यू आपका जो अप्रेजल फॉर्म होता है वो भर के उसके साथ अटैचमेंट दे दी। 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद मेरे जब इंटरव्यूज हुए, उन्होंने कहा जी आपका जी वीजा आ गया है, आपकी जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो सिलेक्ट हो गया, आप यूएई जा रहे हैं। मैंने ऑल ऑफ सडन मैंने कहा भाईजान मैंने अपनी गाड़ी, मेरा फैमिली, मैंने अम्मा अब्बा किसी को कुछ नहीं बताया। तो मैं कहता नहीं है वो आप गाड़ी मुझे भेज दें। सो एडमिनिस्ट्रेशन वाले जब ये कहा, मैंने कहा यार वेरी क्विक तो उस टाइम हुआ कि यार ये, बट चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। मैंने कहा यार ये अपॉर्चुनिटी जो है ना, इंग्लैंड वाली एक अपॉर्चुनिटी मेरी मिस हुई कि मैंने मास्टर्स करने ओवरसीज नहीं जा सका, बट मेरा दोस्त के साथ प्लान था और बड़ा पक्का प्लान था कि यार हम जाएंगे। बट ये कि यूएई ऑल ऑफ सडन मेरा वीजा लगा, फोटोकॉपी भी अगर वीजा लग जाए आपके पासपोर्ट की, तो ये कैसे, क्या कंपनी है जबरदस्त, अल्लाह के प्लान चेक करें आप। जी 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 बिल्कुल। जो मेरा रिस्क लिखा था उधर और जो मेरी लर्निंग वहां लिखी थी, वो लर्निंग उस मुल्क ने मुझे दी। अब मैं गया यूएई ऑफशोर पे, सबसे पहले हेड ऑफिस गया अबू धाबी, वहां मैंने तकरीबन 15 दिन काम किया। पता चला मेरी एक असाइनमेंट आ गई है, जनाब आपको लीड क्वालिटी एश्योरेंस के लिए इंजीनियर के लिए बुलाया जा रहा है। ऑफशोर एसोसिएटेड गैस का प्रोजेक्ट था, ये दास आइलैंड है, ऑफशोर है, छोटा सा एक आइलैंड है जिधर। अब वहां जाते हुए आम बंदा जब जाएगा वो कहेगा यार मुझे किधर भेज दिया, किस जेल में भेज दिया। बट मेरे लिए वो एक चीजें थी जो जिससे मैं फाइट कर रहा था, मैं अपने इनर सेल्फ से कि यार मेरे लिए लर्निंग है, यार मैं कुछ करने के लिए आया हूँ, कुछ सीखने के लिए आया हूँ। और डेफिनेटली यार मैंने ब्रेड एंड बटर, मैं अपनी फैमिली को एक सपोर्ट करूंगा, मैं अपने करियर में चीजें बेहतरी की तरफ इंसान निकलता है। कोशिश कुछ नहीं थी, बट वो चीजें यूएई में इतना एक्सपोजर मिला। मौसम में आपको बताऊं कि मैं उस प्रोजेक्ट पे क्यूए लीड हुआ था, और उसी प्रोजेक्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंचार्ज क्यूए क्यूसी, जो मैकेनिकल कंप्लीशन करके इस प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करके
प्री कमीशनिंग करवा के क्लाइंट के साथ, फ्रेंच क्लाइंट था टेक्निक, उसके साथ करवा के और वहां से मैं निकला हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लाइंट आज भी इन कोल साइप्रस में मेरे लिंक्डइन से कनेक्ट हुए और मैंने कहा डू यू रिमेम्बर मी इयन? कहता है हाउ कैन आई फॉरगेट यू, यू वर द लीड क्यू इंजीनियर फ्रॉम डेस्कॉन इंजीनियरिंग। माशाल्लाह सो माशाल्लाह माशाल्लाह। these are all the memories, ये आपका काम है जो आपको एक ब्रांड बनाता है और आप किस बल्कि टाइम मैं होते हैं दुनिया में। मैं कादिर साहब आपकी एक पिक्चर देख रहा था जिसमें वो जो आपके डेस्कॉन के जो ऑनर है उनके साथ भी आप एक पिक्चर में खड़े हुए हैं। बड़े एजाज की बात है। वो क्या नाम है उनका उनका मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा। रज़ाक दाऊद, हाँ, रज़ाक दाऊद साहब, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब जो है उनके साथ भी आपकी पिक्चर मैंने देखी। और माशाल्लाह आपको ट्रेनिंग सेशंस भी बताते खुद, मैं खुद भी क्योंकि ट्रेनर हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम शुरू में थे ना ट्रेनिंग सेशंस करवाते थे, आप भी माशाल्लाह आप ट्रेनर्स हैं, कि शुरू के दिनों में मैं बड़ा घबराता था ऑडियंस को देखते हुए कि भैया ऑडियंस के सामने बात कैसे करेंगे, तो ये तो कहेंगे यार ये तो अपने पास से बातें बना रहा है, और कैसे उनको कन्विंस करेंगे और कैसे बातें करेंगे। तो आप ये बताएं कि ऑडियंस अब आपको कैसे अच्छी लगनी शुरू हो गई और कैसे आप हर टॉपिक को बड़ा इजीली देख लेते हैं, कैसे हर टॉपिक पे बात कर लेते हैं सर? अच्छा, ये भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है आपका। एक तो ऑडियंस वाला ये जो एक आइस ब्रेक करना है ना कि यार मैं शाय हूँ, मैं लोगों से कनेक्ट नहीं हो सकता, मैं इतनी बड़ी मीटिंग हॉल में कैसे करूं, बट ये अल्लाह का देन है कि अल्लाह ने ऐसा कोई स्किल दे दी। जी बड़े से बड़ा लेवल पे भी मैं अगर आपको बताऊं, मैं नेस्कॉम के साइंटिस्ट को भी लेक्चर्स दिए हैं, मैं पढ़ाया है, जो कि रिकॉर्डिंग नहीं होती क्योंकि आपको पता है नेशनल इंटरेस्ट की चीजें। बिल्कुल मैंने बिल्कुल बिल्कुल सर। डॉक्टर्स को, साइकेट्रिस्ट को, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को, एमबीए के स्टूडेंट्स को, सप्लाई चेन के प्रोफेशनल्स को यूनिवर्सिटीज में जाके, माशाल्लाह। यूईटी में। सो मैं जाके कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, बट पहला कॉन्फिडेंस मैं कहता हूँ कि वो पहल के वर्कर्स थे, स्विच गियर प्लांट के असेंबली के वर्कर्स थे, जिनको मैं जाकर ट्रेन करता था एचआर वाले एक साहब के साथ हुए कि क्यूसी की चीजों पे मैं उनकी ट्रेनिंग करवाता था यार। मैं उनकी लीन पे ट्रेनिंग कराता था, मैं 5S पे ट्रेनिंग कराता था, मैं उन्हें बताता था ये प्रोसेस में आप ये वेस्टेजेस है इन्हें कंट्रोल करें यार, ये आपने एक नेट बोल्ट फेंका हुआ है, इट्स अ डॉलर थिंग। अब ये चीजें बॉस की डायरेक्शन होती थी और हम जाके फ्लोर पे इंप्लीमेंट करते थे कि यार लोगों को बताओ, कॉन्शियसनेस लाओ लेके, यार ये नट बोल्ट ना फेंके, ये नट बोल्ट हमारे ऑनर्स के लिए कितने कीमती हैं। अब प्रोसेस में रीवर्क्स आ रहे हैं, एक असेंबली से दूसरी असेंबली किस तरह से हम हैंडल करें यार। हम मोहसिन उस टाइम में रजिस्टर्स पे एनालिसिस हमारे रजिस्टर्स पे होते थे, हमारी मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग के एनालिटिकल थिंकिंग हमारी रजिस्टर पे होती थी, हम एक्सेल की शीटें हमें नहीं होती थी इस टाइम। हमें ये बहुत पुराना जमाना, अब आपको बताऊं 17, 18, 20 साल पहले चले थे कंप्यूटर्स की, या इतनी आपके पास वाफिर मिकदार नहीं थी, हर बंदे का कंप्यूटर नहीं था। पाकिस्तान में कादिर साहब कंप्यूटर आया 95 या 96 के 2000 के बाद आया, उससे पहले तो जी सारा बिल्कुल Linux पे ही हो रहा था। ऐसे ही उस टाइम में अगर हम देखें तो हमारी एक्सेल बेस तो कुछ चीजें फिर आहिस्ता आहिस्ता हम शिफ्ट करने शुरू हो गए। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटलाइजेशन में भी बहुत काम किया। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा मैनेजमेंट साइड की लर्निंग, जो एक्चुअली मैं ट्रेनर भी, और मेरे गुरु जो जिन्होंने मुझे सिखाया कोई 8 से 5-6 साल पहले, सोहेल जिंदानी, आई आई शुड मेंशन इन नेम, मैनेजमेंट के बहुत अच्छे गुरु हैं क्वालिटी ट्रेनिंग्स के। माशाल्लाह बहुत उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस अच्छे। लेवल मेरा बूस्टअप किया। एक एयर कमोडर है, जिसने जिसने मुझे ट्रेन किया ना, मैं तो उसे उस्ताद समझता हूँ, एक लफ्ज भी सिखाया। तो उन उस्तादों की ट्रेनिंग और उनकी मोटिवेशन, उनकी शाबाश जो पीछे थी ना कि यार तुमने ये छोड़ना नहीं, तुम में एक मुझे ट्रेनर नजर आता है, तो वो चीजें ना मेरे दिमाग में आती गई। मैं कहा यार बनना ही बनना है। हालांकि मैं आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट, या मैं बहुत अच्छा कोई नंबर लेने वाला क्या था, मैं नहीं हम्बलनेस था, है, मैं बड़ा क्या हम्बलनेस है, बड़ा मतलब हम्बलनेस आप देखिए, हम्बलनेस जो मैंने पहली दफा आपसे बात की थी ना कि माशाल्लाह अल्लाह पाक ने नवाजा इतना है। और कादिर साहब असल यही बात होती है कि अल्लाह सब कुछ नवाजे और आपके तो मेरे में तो कोई बात ही नहीं है, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ। क्या बात है। बिल्कुल अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है, ये चीजें आई, स्किल सेट हुआ। अब मोहसिन जब ये चीजें आ गई, आपने सीख लिया, अब मेरी जिम्मेदारी, मैं समझता हूँ कि यार मैंने ये सोसाइटी को देना। मैं बच्चे जितने होते हैं, कोई लिंक्डइन के थ्रू आ रहा है, कोई मेरे साथ इंजीनियर्स नए आ रहे हैं, ग्रेजुएट ट्रेनीज आ रहे हैं, एक्सपीरियंस के लोग हैं, तो मेरी होती कि लर्निंग, मैं अपना जो सीखा हुआ है ना, इस टेस्ट नॉलेज को, और जो है आपका एक्सप्लिसिट नॉलेज है, या ये जो नॉलेज है मेरे दिल में, दिमाग में, मेरी बॉडी में, जो मैंने सीखा है, मेरा एटीट्यूड, मैं ये नॉलेज ट्रांसफर करूं। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस ट्रांसफर के उसमें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल स्टैंडर्ड कमेटी
एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का, वहां भी मैं एनएससी का बोर्ड मेंबर हूँ कि नेशनल स्टैंडर्ड कमेटी में आईएसओ की माशाल्लाह तरफ माशाल्लाह, मैं पढ़ रहा था टेक्निकल कमेटी के भी मेंबर है आप, 2-3 टेक्निकल कमेटीज थे, वो भी बताइएगा। जी, मैं एक तो नेशनल स्टैंडर्ड कमेटी है जो कि टेक्निकल कमेटीज अपने प्रपोजल्स लाती हैं और हम 22 लोग उसे अप्रूव करते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस को देके पीएसक्यूसी से इसमें कुछ स्टैंडर्ड जी जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारे अपने डेवलप होते हैं और कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो हमने अडॉप्ट किए होते हैं, तो वो भी मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ। वो भी माशाल्लाह अपॉर्चुनिटी, आप जैसे एक दोस्त हैं उन्होंने बताया जी एक खालिद साहब बैठे हैं इंडस्ट्री से, सो मैं आई वाज द यंग अमंगस्ट दैट पीपल कि मैं 37-38 साल में उस नेशनल स्टैंडर्ड कमेटी का मेंबर बना अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद माशाल्लाह टेक्निकल माशाल्लाह। कमेटीज उसके बाद टेक्निकल कमेटीज बनी, तो मुझे एचआर की टेक्निकल कमेटी में, तो मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था टेक्निकल कमेटी की एचआर की, तो एचआर की फ्रेटर्निटी सारी लोग बैठे हुए थे, तो उसमें से जीएसके में मेरे दोस्त थे, एक्स कोलीग भी थे, उन्होंने ऑल ऑफ सडन क्वेश्चन किया, साहब आप बोर्ड रूम में बैठे हुए हैं और आप इस टेक्निकल कमेटी में आए हुए हैं, तो ये कैसे, मैं आप एचआर वाले में, मैंने कहा फकीर साहब ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे ख्याल में आप चेयरमैन ऑफ द कमेटी से पूछिएगा मेरी सिलेक्शन कैसे हुई है। सो अपना काम जो मेरा काम है। लेकिन देखिए देखिए मेरी बात सुन, एचआर मुझे ऐसा लग रहा है कादिर साहब के टेक, क्योंकि आप ट्रेनर भी थे आप, बिकॉज आप लोगों को गाइड, एचआर के लोग ज्यादातर तो ट्रेनिंग बॉडीज से ही ताल्लुक रखते हैं ना, तो वो शायद मुमकिन है उन्होंने कहा हो कि कादिर साहब को, क्योंकि ट्रेनर भी हैं, अच्छे ट्रेनर हैं, इनको एचआर में डाले, एचआर की टेक्निकल कमेटी में डाले। सो वो सर उन्होंने किया और मेरी सिलेक्शन हुई और मैं उसमें स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट में डाइवर्सिटी इंक्लूजन के स्टैंडर्ड्स है उसकी अडॉप्शन एंड उसको इम्प्लीमेंट करने में, और फिर जाहिद मुबारक साहब उनके साथ मैं लोगों के साथ मिला, तो एक अल्हम्दुलिल्लाह एक एचआर की, क्योंकि एक एक पॉलिसी प्रोसीजर बनना है मेरे से रिव्यू होना है, सो 15-17 साल से यही काम है हमारा यार कि क्वालिटी एश्योरेंस के रिव्यू के बगैर कोई चीज आगे नहीं प्रोसेस बनेगा, सो बोर्ड से भी आएगा ये, इस कंपनी में हमें चीजें स्किल सेट, अब रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की कोई भी चीज पॉलिसी प्रोसीजर बनना है वो मेरे कमेंट्स के बगैर आगे अप्रूवल साइकिल में सीईओ तक नहीं जाएगा। इसी तरह से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इसी तरह से ओडी एंड इसी तरह से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सो बेस नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह था। फिर एक टेक्निकल कमेटी बनी ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी की, उसमें ख्वाजा साहब थे, उनसे भी मेरी स्टैंडर्ड कमेटी से ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी कादिर साहब आपने हमारा मेंबर बना है, और पहली दिन आपने ये ISO 45002 स्टैंडर्ड आया है, गाइडलाइंस फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी, गाइडलाइन फॉर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, तो आपने इसको प्रेजेंट भी करना है। मैंने कहा डोंट वरी सर, ये 45002 की ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी की मैं करूंगा प्रेजेंट। मैंने रात को बैठ के उसको पढ़ा, स्टैंडर्ड 45001 इंप्लीमेंट किया हुआ है, जगह जगह इंप्लीमेंट किया है, मिडिल ईस्ट, यूएई, कतर, ओमान, पाकिस्तान। सो हैंड्स ऑन मेरे पास एचएससी का एक्सपीरियंस, साथ साथ क्यूएचएससी डिपार्टमेंट बनता है, टूटता है, ये भी हैंड्स ऑन चलता रहता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन प्रेजेंट किया तो वो लोग भी बड़ा खुश हुए, कहते सर आप मेंबर हमारे, अब कमेटी के पक्के पक्के मेंबर, अब आपने नहीं छोड़ना। सो ये इस तरह से ज्वाइन करते गए और ये चीजें सारी वो बिल्कुल सही, माशाल्लाह। बहुत ये मुझे यकीन माने बहुत खुशी हो रही है जान के, मैं जितना आपको जानता था उससे और ज्यादा मुझे जानने का मौका मिलता है, और जितने हमारे फॉलोअर्स हैं, लिसनर्स हमें सुनेंगे और हमें वीडियो देखेंगे, वो मेरे चेहरे से अंदाजा लगाएंगे कि मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ, मतलब आई एम एंजॉयिंग। आप भी इस वीडियो को जब बाद में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं कितना कुछ लर्न कर। अच्छा कादिर साहब, अब सवाल आ जाए पाकिस्तान के हालात के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। आप पिछले कुछ अरसे से इंडस्ट्री के हालात जो कि हमने देखे, जिसमें इंपोर्ट्स पे बैन लगा और उसमें हमारे पास एक्सपोर्ट्स के लिए कुछ इतना नहीं था टेक्सटाइल के अलावा, तो आप क्या समझते हैं कि इंडस्ट्रीज जो बंद हुई हैं इंपोर्ट्स की वजह से, वो हम किस सिमत में जा रहे हैं, और प्रोफेशनल्स का फ्यूचर आपको पाकिस्तान में क्या नजर आ रहा है? क्या ब्रेन ड्रेन वाकई हो रहा है कि सब बातें हैं, मतलब आप इसको किस अंदाज में? मौसम बड़ा आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बड़ा एक देखेंगे करीब भी है, क्योंकि हम एक डर सा लगना शुरू हो जाता है इंडस्ट्री में कि यार अब डाउन साइजिंग ना शुरू हो जाए। सो इंजीनियर्स जितने हैं, मैनेजमेंट प्रोफेशनल है, फाइनेंस के प्रोफेशनल है, सारी एक सप्लाई चेन है जो कि सपोर्ट डिपार्टमेंट से लेके डिजाइन टेक्निकल डिपार्टमेंट। अब मैं आ जाता हूँ कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज शुरू में कुछ पिछले 4 साल बेहतर हुई, इन्वेस्टर्स आना शुरू हुए, इंडस्ट्री दोबारा बनी, हमने भी वो गाड़ियां चलाना शुरू की जो कि बाहर गाड़ियां चलती थी, हमने कहा यार ये 5 सीटर गाड़ियां
एसयूवीज आना चाहिए पाकिस्तान में, एक इंडस्ट्री का ना एक डिफरेंट, क्योंकि ऑटोमोबाइल में जी ऑटोमोबाइल्स में एक देखें बड़ा एक चेंज आया कि आपको वो गाड़ियां इंपोर्टेड गाड़ियां पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग होने लगी, जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि यार, और इंडस्ट्री एक फ्लरिश हुई, क्योंकि आई बीन पार्ट ऑफ इंडस्ट्री इंजीनियरिंग में मैं हूँ, तो बहुत से प्लांट्स लगे देखे। पहला पाकिस्तान का एल्यूमिनियम बेवरेज का प्लांट, मैं अपने ऑफिस में हमेशा एक तस्वीर होती है और उधर कैन एक पड़ा होता है पेप्सी का, तो लोग समझते हैं कि यार ये हेल्थ सेफ्टी के बंदे हैं और ये कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो मैं इसी को बताने का मकसद है, ये वो प्लांट है कि पाकिस्तान में पहला जो बेवरेज के जो एल्यूमिनियम बेवरेज का जो एक आपका कैन है, ये पहला पाकिस्तान में हम लोगों ने ये प्लांट एक डेवलप किया। फिर निशात पे होंडाई निशात का जो प्लांट लगा फैसलाबाद में, उसमें फिर पोर्ट कासिम पे पहला अलॉय रिम का प्लांट, ये चीजें ऑटोमोबाइल से रिलेटेड एंड अदर इंडस्ट्री ये डेवलप होने चाहिए, जिनको मैंने खुद विटनेस किया और मैं ऑडिट्स करता रहा उन प्लांट्स के, क्योंकि डायरेक्टली वी आर वर्किंग ऑन दैट, हम उसमें सर्विसेज दे रहे थे, वेरी वेल सेड, किसी वेरी वेल सेड। एक दे रहे थे अपनी सर्विसेज। मतलब एक बूम आपने देखा, वो 4 साल में बूम देखा। वीवो का प्लांट यहाँ पे लगा, यहाँ पे इसके अलावा मतलब मोबाइल्स के प्लांट लगे और ऑटोमोबाइल्स के प्लांट लगे, तो आपने देखा कि इंडस्ट्री फ्लोरिश कर रही है। उसके बाद आपने एक चेंज देखी, वो आप बताना चाहें। उसमें एक चेंज ऐसी आई उसके बाद, जब इम्पोर्ट पे और ये सारी पाबंदियां लगी, तो लोगों को डेफिनेटली इंडस्ट्रीज को कि आगे यार हमने डिलीवर कैसे करना है, जो ऑर्डर्स हैं वो डिलीवर कैसे करने, न्यू ऑर्डर्स लेंगे, बिजनेस जनरेट करेंगे, उसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, जो आपका ऑलरेडी एक वो कह लें कि बैकलॉग है, वो कैसे प्रोडक्शन टारगेट्स हैं आपकी, प्रोडक्शन जो आपने देनी है सर्विसेज। अब प्रॉब्लम ये है कि मशीन्स इन्वॉल्व है, मटेरियल इन्वॉल्व है, कुछ इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल में आपको पता है इंडस्ट्री आना ही आना वहां से, तो ये एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि यार किस तरह से हो, तो वो एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक हुआ इंडस्ट्री का कि यार चीजें, और अब आप जो एक टेक्निकली मैं आपको बताऊं तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मेरी बहुत से टीम मेंबर्स, बहुत से लोग यूएई, कतर, ओमान, डिफरेंट इंडस्ट्री में, इवन अपनी इंडस्ट्री में भी ट्रांसफर के लिए, और क्योंकि मैं अपनी बात इसलिए करूंगा, ये चीज आती विटनेस है मेरी, तो अब लोग ब्रेन ड्रेन होना शुरू हो गया दोबारा। और मैं आपके सामने मिसाल हूँ, मैं आया था कि पाकिस्तान में यार मैंने जो सीखा मैं इम्प्लीमेंट करूंगा, नेशनल लेवल पे करूंगा, मैं यार सर्व करूँ अपने मुल्क को। मुझे उस टाइम पैसे और वो, और आज भी मुझे पैसों की वो, ये पैसे चीजें ये सेकेंडरी है, ये आपको मिलते रहते हैं, अल्लाह ताला देता है ये सहूलियात पैसे, क्योंकि डायरेक्टली हम भी कोई एकदम रिच नहीं पैदा हो गए थे कि रईस के बाद स्ट्रगल की आपने अपनी लाइफ में। और माशाल्लाह, मैं तो अब यहाँ पे मुझे बोलना जाए बात, मैंने माशाल्लाह आपको एक शौक आपका देखा है, जो कि आपके पास बाइक्स का शौक है आपको माशाल्लाह, वो क्या बात है, वो उसके बारे में भी थोड़ा सा साथ ही बता दें, वो कैसे शौक पैदा हुआ। अच्छा, बाइक का शौक, हैवी बाइक्स का शौक, मैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग में ही था, तो मेरे पास एक ट्रेल बाइक होती थी कावासाकी, वो मुझे कैसे मिली थी कि मैं मैट्रिक में मेरे नंबर आए और मेरा नॉन मेडिक ये इसमें प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, तो मेरे मामू ने मुझे वो गिफ्ट किया कि यार ये मेरी बाइक जो है तुम ले लो। तो नंबर आने पे उन्होंने एक रखा था सब्जेक्ट टू दी कि यार रिजल्ट अच्छा आएगा, तो मैं, तो खैर वो मिल गया, रिजल्ट अच्छा ना, मैं बस क्लियर हो गया था। सो वो मुझे तब से, और उसके बाद मेरे जितने शौक थे मैंने अल्लाह ताला से सिर्फ जस्ट कहा कि यार अल्लाह ताला ये जो है ना, मुझे चीज पसंद आती थी और मैं बैक ऑफ द माइंड उस शौक के लिए स्ट्रगल, जाहिर बात है एक चीज आपको करना पड़ती है। सो वो बाइक, फिर उसके बाद मैं यूएई गया, तो वहां मैं सऊदी अरब जा रहा था एक दिन, तो उम्रा करने में जा रहा था 2010 में, तो एक बाइक खड़ी हुई थी किसी अरबी की होगी, और उसको मैं, वहां आपको पता है ओपन का ट्रेंड नहीं है, ओपन खड़ी होती है, लॉक का कोई ट्रेंड नहीं है कि कवर्ड होंगी चोरी ना हो जाए। सो वहां मैं जाके शारजा में मैंने उस बाइक पे बैठा, तो मेरा यार यहाँ ना बड़ा एक इंटरेस्ट बना कि मैंने यार वन डे इंशाल्लाह मेरे पास ये हैवी बाइक इस तरह की भी हो। फिर 2016 में मैंने सर्च शुरू कर दी। उससे पहले मैंने एक आधी बाइक ली जो कि नॉन कस्टम थी, तो मैं लीगल उस पर डेफिनेटली क्यूए का बंदा हूं, तो मैं इलीगल कामों में जाता नहीं, तो मैंने वो डील कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन, क्वालिटी एश्योर्ड करनी है ना, देखें कल को ऑडिट हो गया, कोई इंस्पेक्शन होगी, सर्विलेंस में पकड़ लिया पुलिस ने, तो छोड़ना नहीं। तो उसके बाद मैंने 2016 में एक डिफेंस में एक साहब थे, उनसे बात हुई फोन पे, OLX का एक ट्रेंड बन गया, वहां से चीजें आपको एक्सेसिबल हो गई पाकिस्तान में। सो मैंने एक बाइक ले ली 250cc,
बट स्टिल मोहसिन उसे चलाते हुए और वो करते हुए मैं सबको यही कहूंगा, शौक तो होते हैं बट शौक के लिए भी एक बैलेंस आउट आपको रखना पड़ता है कि यार आप उससे अपनी जान को नुकसान या किसी की जान को नुकसान ना हो। सो सेफ्टी कॉन्शियस, क्वालिटी कॉन्शियस तो है शुरू से, तो उसमें मैं बहुत स्लो, सिर्फ एक स्ट्रीट राइडिंग जिसे आप कहते हैं, स्ट्रीट बाइकिंग, और आप सुकून से, ये नहीं कि मैं स्पीड करनी है। इसी तरह से मेरा गाड़ियों का भी शौक है, वो शायद आपको ना हो, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की जर्मन गाड़ियां, इस तरह से कोरियन और पाकिस्तानी, जिस तरह की जापानीज, तो अगर आई नेम इट, BMW, रेक्सटन, कोरियन गाड़ी, अभी मेरे पास फोर्टेज, अच्छा, ये उससे मुझे नहीं पहले मेरे पता पास था, ये भी अच्छा, आपने Ford मेरी मालूमात में इजाफा ये कर दिया आपने मेरे। ये जी वो प्रोफेशनल जो है लिंक्डइन, उस पे मैं कर नहीं सकता, अपने शौक को लोग कर देते हैं, ऐसा, बट ये कि ओके मेरे ओके। शौक है, और उन शौक की वजह से मैं तो यंगर को कहता हूँ कि यार अल्लाह ताला आप लोगों को भी देगा, मेहनत करो, अभी टाइम है लर्न करने का, और उसके बाद टाइम आएगा अर्न करने का। व्हेन यू अर्न थिंग्स, ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता मिल जाएंगी, आ बिल्कुल जाएंगी, बिल्कुल बट ये कि आपकी बिल्कुल बिल्कुल। पॉजिटिव एटीट्यूड, डायरेक्शन और मेहनत बहुत जरूरी है। इंटेग्रिटी के साथ काम करो, शॉर्टकट्स में ना जाना। लाइफ इज ऑल अबाउट ट्रबल। आपने जो इसमें गुजरना है, प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, मेहनत करते हुए, चीजें जो है, आपको एक पोजीशन की है, आपको जी मैं अपनी मैकेनिकल की फील्ड में यहाँ जाऊंगा, या मेरा एक इंटरेस्ट है, विजन अपना स्ट्रांग रखें, ऑलवेज ऊपर की तरफ देखें कि मैंने जाना है, बट द सेम टाइम आपके अंदर एक हम्बलनेस, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, आपकी इंटेग्रिटी, आपने सच बोलना है, किसी को काटते हुए नहीं जाना। कॉर्पोरेट में मेरे बड़े जिंदगी गुजरी है, जिंदगी के जी गोल्डन ईयर्स, ये जो कि दोबारा नहीं आने, जिसने आपको सिखाया है या बनाया है। उसमें आपके जी। विजन डेवलप होते हैं और आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, और उस पर्सनैलिटी से लोग आपसे मिलते हैं, एक दफा मिलेंगे तो दूसरी दफा मिलेंगे। सो यही है कि ये चीजों को, ये सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं कि हैवी बाइक आना, गाड़ी आ जाना, अच्छी से अच्छी गाड़ी, अल्लाह ताला ने अच्छी से अच्छी गाड़ी दी है, इस मुल्क में दी है। लोग कहते हैं कि जी वहां जाके लेना आसान है, मैंने कहा मैं पाकिस्तान में लेके आसानी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अरे सो सुभान मेरे जो अल्लाह शौक सर। है वो पूरे करूंगा। सर मैं बिल्कुल। आपकी बात जबरदस्त, मैं आपकी बात से ना एक नतीजे पर पहुंचा हूँ। हम ना हर तरह के लोगों से मिलते हैं, हर तरह के लोगों से हमारा प्रोफेशनल लाइफ में वास्ता पड़ता रहता है, उसमें से तरबियत बहुत मैटर करती है। जो हमारी एजुकेशन है वो तो हमें हमारा इतना कुछ बिगाड़ नहीं सकती, जो तरबियत होती है वही सारा कुछ होती है। तो वो जो आपने अभी बात की, मैं मेरी पहली दफा जब कादिर साहब से बात हुई तो हमारी, मैंने बात की थी कि 5-10 मिनट की बात होगी, प्रोफेशनली हम बात करेंगे, सर आप अच्छे, आप कहेंगे मुझसे तुम बहुत अच्छे, तो 5-10 मिनट बात करके खत्म हो जाएगी। हमारी 2-2.5 घंटे बात चली। उस 2-2.5 घंटे के बाद मैंने इनसे कहा कि आपकी लिंक्डइन की 2 पोस्टें मेरी तरफ से होगी, जो मैंने इनको कादिर साहब को बना के दी, क्योंकि मुझे पता था कि कादिर साहब को पोस्टें लगाने का बड़ा शौक है और वो बड़े उसके ऊपर फौरन कमेंट आते हैं फौरन से। तो मैंने कहा कि 2 पोस्टें मैं आपको बना के दूंगा, और इनको बड़ी पसंद आई माशाल्लाह। और ये आप इनकी हम्बलनेस थी। मुझे ऐसा लगता है कादिर साहब कि जब आपका दिल अच्छा होता है, इंटेंट अच्छी होती है, नीयत अच्छी होती है, तो अल्लाह ताला बेशुमार आपको नवाजता है, और इसमें दो राय है, कोई ये शक नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान के जो जितने भी अब जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जमाने में ये होता था कि हम ये कहते थे कि हमने एक इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है तो उसको उस इंडस्ट्री को ज्वाइन करके रखे 5-10 साल के कम से कम ना रखे। अब ये ट्रेंड चेंज होता रहे, और मैंने कुछ किताबों में भी पढ़ा, और कुछ जो सीनियर्स हैं, कुछ GM लेवल के, CEO लेवल्स के बंदों से बात की, वो ये कहते हैं कि आप एक जगह पे नौकरी करना, 1 साल में एक नौकरी काफी है, जो यंगस्टर्स समझते हैं। उनको ट्रेन करने से फायदा कोई नहीं होता, छोड़ के तो उन्होंने जाना होता है। तो आप ये क्या समझते हैं कि जो नए जेंजीज आ रहे हैं, या जो न्यू जनरेशन है जिनके पास गैजेट्स हैं, क्या वो किसी एक जगह पे टिक के नौकरी कर सकते हैं? और एवरेज नौकरी के चेंज करने का ड्यूरेशन, टेन्योर भी कम से कम होता जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहें? जी मोहसिन, आपका मैं क्वेश्चन इस तरह से दूंगा, ये शुरू से ही मैं देख रहा हूँ, बट ये कि अपॉर्चुनिटीज जिस तरह सैचुरेशन हो गई, इंजीनियर्स बहुत निकलना शुरू हो गए, यंग इंजीनियर्स निकलते हैं, तो इंडस्ट्री में डिमांड एंड सप्लाई वाला भी एक मैटर आ रहा है वंस। मगर जब एक इंडस्ट्री में एक इंजीनियर या कोई एक आ जाता है प्रोफेशनल, वहां से उसे होता है कि यार कहीं और मैं या मूव करूं या इसको प्लेटफॉर्म बनाऊं। सो मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ना मैंने अपनी कभी टीम में जो मेरे डायरेक्ट रिपोर्टिंग से मैंने मना किया कि बेटा तुम कहीं ना जाओ, तुम बाउंड हो गए हो, इसी जगह रहना है, ये मेरा कंपनी के। बट मैं एट द सेम टाइम मैं उन्हें अपनी मिसाल देता हूँ कि आई स्टार्टेड फ्रॉम असिस्टेंट ऑफिसर,
और मैं आज एक करियर लेडर में यहाँ जाके एक हेड के लेवल पे जो क्वालिटी का टॉप ऑफ द लाइन है, इसके बाद हेड ऑपरेशंस की आप पोजीशंस है, या फिर बिजनेस डिवीजन प्रेसिडेंट एंड या सीईओ। सो आपको इसी पे आप करना चाहें तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बट एट द जी सेम टाइम आप कहेंगे यार मैं निकलूंगा सर निकलूंगा, निकलना हल नहीं है। आप इसी जगह पे रहते हुए भी कर सकते हैं तरक्की, आपका करियर पाथ ही है। अच्छा, दूसरा पर्सपेक्टिव ये एम्प्लॉयर का पर्सपेक्टिव या सीईओ का या एचआर का, कि हम इसे ट्रेन करेंगे तो ये भाग जाएगा, लीड आउट का सर्टिफिकेट कराएंगे भाग जाएगा। तो हमने उन्हें ये फिर कहना छोड़ दिया, बल्कि हमारी कंपनी ने कभी भी किसी को रोका नहीं। मैंने किसी को नहीं रोका कि यार नहीं जाओ। मैं कहता हूँ अगर ये आपको लगता है आपके लिए बेटर है और एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, तो डेफिनेटली से आप करें। बट ये मैं आपको एट द सेम टाइम बता दूं, ये मेंटोरशिप होती है, आपकी लीडरशिप स्किल्स होती हैं कि आप अपनी टीम को कैसे रखते हैं जो आपके अंडर है। वो हो सकता है कि जिस तरह के हम रह रहे हैं उन्हें पैसों से इंटरेस्ट ना हो, उनकी अपनी लर्निंग से इंटरेस्ट हो कि मैं यहाँ इस इंडस्ट्री में मेरी जो लर्निंग है और वो, अब वो प्रोफेशनल्स को इंटरेस्ट बनाने में हम जैसे लोगों का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीईओ आके अपने सेशंस में टाउन हॉल्स करे, उन्हें मोटिवेट करे। अब मेरी पोस्ट डन है। अच्छा। जी कादिर साहब, तो मुझे ये बताइएगा कि आजकल की इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, और मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे जैसे जमाना चेंज हो रहा है, हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, उतनी उतनी मैक्रो मैनेजमेंट भी सामने आती जा रही है। और जो बॉसेस हैं, मुझे मादरत के साथ कभी कभी ऐसा लगता है कि वो हम बॉसेस जो है, कहीं हम बहुत ज्यादा हार्श तो नहीं होते जा रहे अपने कोलीग्स के साथ, बच्चों के साथ। हमने उनकी स्पेस कम कर दी, या हमारे बॉसेस ने हमारी स्पेस कम कर दी। ये मैक्रो मैनेजमेंट का तसव्वुर थोड़ा समझाइएगा, जो लोग हमें यंगस्टर्स इस टाइम देख रहे जी साहब, मौसम बात सारी ये है कि ये कॉन्सेप्ट तो शुरू से इंडस्ट्री में है। मेरा ख्याल है कि जो है माइक्रो मैनेजमेंट जो है, अगर देखा जाए, ये कैस्केड डाउन होती है। एक इंडिविजुअल या एक प्रोफेशनल समझता है कि उसकी जो तरबियत या उसकी जो ट्रेनिंग एक हार्ड बॉस से हुई है, वो उसमें ट्रांसफर हो जाती है। अब वो कहता है कि हैं। मेरे नीचे जो आएंगे मैं उनमें फेंकूंगा, तो कैस्केड डाउन। मैंने समटाइम साथ बैठे हुए कोलीग्स को ऐसे देखा, प्रोजेक्ट मैनेजर्स को, थोड़ा सा गुस्सा ऊपर से आया, उन्होंने सारा गुस्सा नीचे थ्रेशोल्ड निकाल दिया, अपनी तबीयत भी खराब की, सबका भी खराब किया, और जो काम था एक्चुअली वो काम नहीं हो रहा। होता क्या है, लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, चेन टूट जाएगी आपकी। आपने क्या करना है इन हालात में, बर्दाश्त, अपने अंदर जो चीजें अब्सॉर्ब करने की जो लोगों में है ना, कहते हैं बर्दाश्त और सब्र और तहम्मुल, जो कि हमारा जी दीन भी सिखाता है, वो हम मिस कर गए हैं। हम गोरों से तो बड़ा इंप्रेस हो जाते हैं यार, ये चीजें बिल्कुल सिंपल है। अगर आप पे कोई बोल रहा है तो आप उसे बर्दाश्त करें, आपकी तरबियत आपको कह रही होगी यार ये मैंने बर्दाश्त करना है, और उससे मैं सीखूं। अब मैं क्या सीखता हूँ कि दूसरे की मिस्टेक से भी सीख रहा हूँ। अब वो बंदा मिस्टेक कर रहा है, माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा है, तो वो मिस्टेक कर रहा है। अब मैंने भी देखे, हर तरह का बंदा मिलता है इंडस्ट्री में। बहुत ही फौजी किस्म के बॉसेस भी थे, बहुत ही हम्बल किस्म के बॉसेस भी मिले, लाइक बॉसेस मिले। और मैं जरूर मेंशन करूंगा करंट बॉसेस भी जो हैं जिनको मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, इवन फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ द कंपनी, जो कि मेरे साथ बोर्ड मीटिंग में बैठते हैं, बात करते हैं, डेफिनेटली आपके साथ भी बैठते हैं, आपके बॉसेस वगैरह जो आपके चेयरमैन है। सो आप जब होते हो, वो उधर ये होता है कि मैं ये कहता हूँ कि वो जब वो मेरे से रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, सेठ जो इस कंपनी के फाउंडर चेयरमैन है, ये बीच की लेयर वाला अगर कर रहा है तो उसे समझना चाहिए कि यार आई एम द बिग सर्वेंट ऑफ दिस कंपनी, कि यार मैं बड़ा सर्वेंट हूँ, मुझे यार मेरे एटीट्यूड में ये चीजें नहीं आनी चाहिए, उसकी रियलाइजेशन चेंज हो जानी चाहिए। सो रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और वो लोग में सही कामयाब होते हैं जो कि बर्दाश्त और तहम्मुल रखते हैं, और लीडरशिप भी उन्हीं के अंदर होती है, लीडर भी उन्हीं कहा जाता है। ये जो आगे एकदम गुस्सा फेंक देना ना, ये मैनेजर्स बन जाएंगे, और पोजीशंस आप दे दें, सुपरवाइजर कह दें, जो आप देना चाहें कर दें उन्हें, क्राफ्ट को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए बट पूरी दुनिया कादिर साहब जा रही है लीडरशिप क्वालिटीज के ऊपर, और दैट इज द डिफरेंस व्हिच मेक्स अ मैनेजर अ लीडर। वही तो, यही चीजें, बर्दाश्त, हम्बलनेस, और ये सारी चीजें आपकी तरबियत से आती हैं। अगर आपको बचपन बचपन से मुझे ऐसा लगता है जिंदगी के शुरू के 10 साल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें ये तहम्मुल, बर्दाश्त, हम पेरेंट्स को देखते हैं, हमें पता चलता है कि इस चीज को बर्दाश्त करना, जिद नहीं करती।
और मतलब ये सारे जब ट्रेड्स हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं, वही चीजें हम फिर जब बड़े होते हैं तो लोगों को शो ऑफ कर रहे होते हैं। तो वो जिसने जिस तरह की तरबियत देखी होती है उस तरह से वो फिर माइक्रो मैनेजमेंट कर करके। अच्छा, मैं क्योंकि आप हेल्थ एंड सेफ्टी से भी ताल्लुक रखते हैं, तो मैं साइकोलॉजिकल सेफ्टी के ऊपर भी बड़ा मेरा फोकस रहता है। मैं क्योंकि टीचिंग भी करता हूँ और हेल्थ एंड सेफ्टी पढ़ाता भी हूँ, तो मैं साइकोलॉजिकल बिहेवियर जो है ना उसके ऊपर, सेफ्टी के ऊपर बड़ा एम्फोसिस करता हूं। आजकल के दौर में कंपनीज में, और मैं लिंक्डइन पे भी कुछ ऐसे ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं जो कि प्योरली इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं कि जो वर्कर नीचे लेवल का बेचारा परेशानी का शिकार है, उसकी काउंसलिंग के लिए तो कोई कार्य सब नीचे होना चाहिए, और वो बिल्कुल साइकोलॉजिकल सेफ्टी होगी। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये बिल्कुल कल्चर नहीं है। वी डोंट हैव दिस कल्चर इन। वो कहते हैं जी हमारे अगर 15,000 पे नौकरी मिल गई है, 20,000 पे नौकरी मिल गई है, तो हम अब हमारे साथ जो मर्जी कर दिया जाए, हमारे साथ जिस तरह का मर्जी बिहेवियर कर दिया जाए, वो बेचारे 15-20 हजार के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगा देते हैं। तो मैं हमेशा, मेरी ये ख्वाहिश होती है कारी साहब कि मैं हमेशा, जब कम से कम मोरल सपोर्ट तो बंदा उनको कर सकता है। बिल्कुल। इस पे मैं आपसे थोड़ा सा इत्तेफाक करता हूँ। इसी तरह से साइकोलॉजिकल आपको आइडिया मोहसिन, जब भी हम कोई भी इंसिडेंट होता है उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं सेफ्टी में तो आपको ऐसा ही है। रूट कॉज एनालिसिस में आप जब जाते हैं, मैन, मेथड, मशीन, मटेरियल, ऐसा ही है। एनवायरनमेंट ऐसा ही है। और देन मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट का आता है क्वेश्चन, तो हम आप पूछते हैं यार ये वेल्डर था या ये वर्कर था, ये वहां वेल्डिंग कर रहा था इतनी हाइट पे, उसको कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर तो नहीं था कि यार ये तुमने काम 2 जॉइंट्स आज करके जाने हैं, 20 जॉइंट्स करके जाने हैं। सो हम वहां जी। इन्वेस्टिगेट करके हमारे जहन में बहुत सी चीजों पे ये नजर आता है। आप फिजिकल चीजें तो देख लेते हैं कि यार मटेरियल में खराबी थी, ये प्रॉब्लम है, बट कई जगह पे ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को आप मिस आउट कर देते हैं। तो वहां जाके आपको देखना है कि यार आपने कि उसको प्रेशर दिया था जिसकी वजह से एक रीवर्क आया। तो अच्छी इंडस्ट्री वो प्रेशर्स वाली चीजों को देखती है। अच्छा, दो और पर्सपेक्टिव में बिल्ड करता हूँ यहाँ। प्लीज 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 प्रॉब्लम कैरी आ जाना ऑन। या प्रॉब्लम देने वाले को हम सजा तो दे देंगे फॉरन अकाउंटेबल इस पे, यार या तो नौकरी से निकाल दो वर्कर को। ऑलरेडी वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में था, उसका बॉस उसे कह रहा था आज तू करके जा, उसे हाइट फोबिया, उसे हाइट पे चढ़ा के काम ले रहे। ये साइकोलॉजिकल है कि यार मेरे हमने सामने देखना है, बहुत सी उसे assess एग्जांपल्स, करना है। आप ये बात करें कल सब, मेरे दिन में वो मिसालें आ रही हैं जो ऐसे हुई कि जी तूने आज ये काम करके जाना है तो सीढ़ी के ऊपर चढ़ के रात को 2 बजे की काम करना है, और वो बेचारा स्लिप हुआ और मेजर इंजरी उसको हुई बंदे। तो मैं, मेरे दिन में मिसालें आ रही हैं आप जो बात कर रहे बिल्कुल बिल्कुल, ये वो मिसालें हैं जो कि प्रैक्टिकली हम इंडस्ट्री में देखते हैं। इनका हल क्या है, हल या मोटिवेशन क्या है? हम हर, मैंने आपको बताया अकाउंटेबिलिटी तो कर देते हैं। अब एक हैं। वर्कर जो अच्छा काम कर रहा है और मोर देन इनफ आपकी प्रोडक्शन दे रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, हम उसे इंसेंटिवाइज नहीं करें। वो सेफ्टी का कोई एक अच्छा नियर मिस आइडेंटिफाई कर देता है जो कि पोटेंशियल इंसिडेंट बन सकता था। अब हमने क्या कोशिश शुरू की कि आप जो ये कह रहे हैं इस चीज को कैसे कॉप अप किया जाए। हमने, क्योंकि यूएई मिडल ईस्ट में देखा कि क्लाइंट साइड पे हम छोटा सा एक 100 dirham 50 dirham का वाउचर दे देते थे। इवन एलईडीज भी क्लाइंट ने दी कि यार आप ऑब्जर्वेशन कार्ड भरो, अच्छी ऑब्जर्वेशन दो। ऑयल एंड गैस में तो सर्वाइवल ही नहीं है ना सेफ्टी के बगैर। तो नो मेरा डाउट, तो नो जंपल डाउट। आप कह लें, मेरी तो जंपल हुई उधर। तो मैं एक, आप मोबाइल कैमरे वाला नहीं ले जा सकते, आपने कोई इग्नाइट नहीं करना सोर्स ऑफ इग्निशन। तो मैं कॉन्शियसनेस, देन मैं परफॉर्मिंग अथॉरिटी था, मेरे परमिट साइन हुए बगैर आगे हम कोई काम नहीं कर सकती थी हमारी कंपनी का कोई भी बंदा। तो बिल्कुल। एयर मैंने ऐसे ऐसे हालात में एचएससी इंश्योर कराई हुई है कि रोड क्लोजर परमिट, एयर आपका जो है, आपका जो रनवे है, एयरपोर्ट क्लोजर परमिट, देन आपने रेडियोग्राफी परफॉर्म करानी है, प्लांट के क्लोजर परमिट। तो मुझे 4-5 अथॉरिटी से करके इंश्योर करना है कि एक सेफ जगह पे मेरे क्रू काम कर रहे हैं, रेडियोग्राफी एनडीटी कर रहे हैं। तो उन जगहों पे जाके कॉन्शियस लेवल डिफरेंट। फिर ट्रेनर माशाल्लाह कैनेडियन मार्शल थे मेरे, ट्रेनर कैनेडियन नेशनल थे, एडमा ऑप्को के। उन्होंने एक एक चीज, पाकिस्तान में थे तो वो यार ये एक्सटिंग्विशर है, इसे आग बुझानी है। अब हमारे पास साइकोलॉजिकल, मैं इंजीनियर होके, मैनेजर होके या इंचार्ज होके या एक सुपरवाइजर होके हम ये समझते हैं कि यार ये वाकई कभी जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। ये नहीं पता यार डीसीपी का क्या मकसद है, कभी इलेक्ट्रिक फायर होगी तो मैंने कौन सी, तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिला। वहां गए तो उन्होंने कहा जी आप चलाएं, वुड फायर का ही उन्होंने उससे चलाया, वेरी ऑयल फायर एक्सीलेंट। की उसमें। तो वो आपको एक नेचुरल देते हैं कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो। तो वहाँ प्रेशर जो है इंसेंटिवाइज, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर हमने वही मॉडल पाकिस्तान में किया। हमने अपनी इंजीनियरिंग कंपनी मेडास्कॉन की मैं तारीफ करूंगा कि हमने अभी हमारे कुछ वर्कर्स ने ऑफिस में ग्लूस केबल इलेक्ट्रिक शॉक
एक नियर मिस हुआ था, उसको हमने रिकॉर्ड किया, मैं उसका लीड इन्वेस्टिगेटर था HSE में, मुझे नॉमिनेट किया गया मैनेजमेंट ने। तो हमने वो देखा कि इंडस्ट्रियल हमारी जो एक सॉकेट जो है वो हम इंडस्ट्रियल नहीं यूज की हुई थी, एक देसी साख्ता सॉकेट यूज की थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, कैमरास में आ गया सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल उन बिल्कुल। लोगों ने टाइमली उसे रेमेडियल एक्शन लिया और उसे बजाय 112 का इंतजार करते हैं, वो क्योंकि ट्रेंड हुए थे 1122 से, हमारे जो इमरजेंसी रिस्पांस के बंदे हैं, उन्होंने फौरी तौर पर उन्हें किया। तो हमने क्या किया, उन्हें एक मीटिंग में बुला के, अच्छा ये था कि मैं तो कराची था, मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं अटेंड कर सका, पूरे ऑडिटोरियम में उन्हें बुला के क्लैपिंग, उन्हें बुलाया, रिस्क एंड कंप्लायंस की टीम आई, सेफ्टी, और उन्हें हमने प्रेसिडेंट के थ्रू उनको सर्टिफिकेट दिए और कुछ कैश अमाउंट दी कि यार इनको देख के अब मिसाल अब वो देखें, वो सिर्फ वो कुछ पैसे आपके इंसेंटिवाइज करने से आपके कल्चर को चेंज करेंगे, सेफ्टी कल्चर को। सो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, साइकोलॉजिकल और ये चीजें मिक्स हैं, लोगों की जो नीड्स हैं वो हम उनको देखें, साथ साथ उन्हें मोटिवेट, फ्लोर पे जाके टूल बॉक्स टॉक में मोटिवेट करें, स्टार्ट ऑफ द डे उनका सुपरवाइजर करें, हम एक बताए सवाल, जाए। बिल्कुल बहुत एक्सीलेंट, टूल बॉक्स मीटिंग का सवाल की आपने बात की। मुझे एक बात बताएं, क्या पाकिस्तान में भी हम इंसान ही रहते हैं? क्या पाकिस्तान में साइकोलॉजिकल लेवल पे, मैं कहता हूं कि साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स होने चाहिए कंपनीज में? साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट तो वैसे होना तो GM को या HODs को होना चाहिए, बट बिहेवियरल एक्सपर्ट्स या साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स होने चाहिए कि जो कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट को कम करें। मिसाल के तौर पे मैं अपने आप को ये समझता हूं कि अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूं तो वहां पे कुछ लोग बड़े ही समझदार हैं, तो मैं उनसे ये कहता हूं कि यार तुम्हें जो बातें समझ आ रही है हर एक को क्यों नहीं समझ आ रही हो? तो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट जो होता है, जो आपका बिहेवियरल एक्सपर्ट होता है, वो हर चीज के रूट कॉज तक जाता है। अमूमन हम सरसरी तौर पे चीजों को देख लेते हैं, तो क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी की बात हो रही है उसमें साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट कादर साहब मैटर करती है, तो हम क्यों नहीं साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स यहाँ पे हर कंपनी में रख बिल्कुल आपका ये है, मेरा ख्याल है कोई ये HR के फंक्शन में तो OD वाले कहते हैं जी हम सब OD के फंक्शन में होते हैं, बट अमूमन मैंने देखा कि वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या HR के ही प्रोफेशनल होते हैं, जो कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट साइड को तो वो कवर कर लेंगे, बट जो नॉन मैनेजमेंट साइड है, जो कि हमारा मेन, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ जी, वेल्डर है या वर्कर है, वो बैठा है, वो काम कर रहा है या वही हमें कमा के दे रहा है। मेरी कोई साइंस नहीं है AC के वाले कमरे में बैठ के, क्योंकि मैं ग्राउंड पे जो बंदा है उसकी इज्जत करूं, उसकी रिस्पेक्ट करूं, वही मेरी सप्लाई चेन का वीक पार्ट हमारा होता है, जिसको हमने स्ट्रॉन्ग करना होता है, वीकनेस को। हम लोग अमूमन क्या कहते हैं, यार मैनेजमेंट की लेयर्स बना दूंगा, मैं CEO नया रखूंगा, मैं हेड ऑपरेशन रख लूंगा तो मेरे मसले हल हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सती चीजें हैं, ये आती हैं दिमाग में चीजें, जब आप एक्सपोजर आपको मिला होता है फ्लोर्स का, उसका रीवर्क कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी की, आपको बहुत सारी चीजें आ रही थी, जो कि कॉस्ट आप गेज मॉनिटर ही नहीं कर रहे होते, मॉनिटर मेजर नहीं कर सकते, तो आप इंप्रूव कैसे करेंगे? सो वो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप इंडस्ट्री वाले खुद आपके पास हो और वो बंदा जाए, हम एक ट्रेनर बुला लेंगे 3 घंटे का मोटिवेशनल, और वो उस बंदे को क्या पता है यार हमारे काम की प्रोसेस क्या नॉलेज है। मैं इंडस्ट्री में ट्रेनर से मिला, क्या हो रही है? हाँ हाँ हाँ, जी जी जी। प्रॉब्लम्स क्या है, मैं उन्हें मिला, मैं उनसे पूछा, सवाल किए, मैंने कहा यार आपने कभी इंजीनियरिंग कंपनी में टाइम गुजारा नहीं, आपने लीडरशिप स्किल्स के, आपके पास 2 बंदे नीचे नहीं रहे, आप कंसल्टेंट ट्रेनर बन के इंडस्ट्री को पॉजिटिवली, मैंने कहा आप लोगों को भी इंडस्ट्री में आना चाहिए, देखना चाहिए दुख दर्द है क्या, देन आपको उसका सोल्यूशन देना चाहिए, ना सिर्फ किताबों से पढ़ लिया और लिंक्डइन पे लगा दी पोस्ट। तो जो आपका जो नॉलेज है ना, वो तजर्बों से आता है, एक्सपीरियंस से आता है, दूसरों की लर्निंग से आता है, और आपके हार्ड टाइम से आता है, आपको सिखाता है, और वही आपका आगे चल रहा होता है ब्रांड। बिल्कुल। अच्छा, मुझे जबरदस्त हो गया, ये हेल्थ एंड सेफ्टी पे भी हमने बात कर ली। मुझे ये बताइएगा कादर साहब के जो अपकमिंग क्वालिटी प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास अभी वो पता क्या है, मैं क्योंकि आपकी तरह मैं भी कहीं टीचिंग प्रोफेशन में थोड़ा सा ज्यादा इन तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि 1-2 सेमेस्टर्स पढ़ा दूं मेरी अपनी तस्कीन के लिए। मुझसे स्टूडेंट सवाल करते हैं, वो सवाल ये करते हैं कि सर हमने प्रोफेशन पहले अडॉप्ट करना है और डिग्री बाद में लेनी है, कि डिग्री पहले ले और प्रोफेशन बाद में अडॉप्ट? तो मैं उनसे ये कहता हूं कि यार इतनी जल्दी क्या है? आप इस बारे में क्या कहते हैं कि डिग्री पहले प्रोफेशन बाद में? क्योंकि वो ये समझ रहे होते हैं कि शायद हम प्रोफेशन पहले और डिग्री बाद में लेंगे तो शायद हमें कोई नौकरी सही ढंग से मिल जाएगी। आपका तजर्बा इस बारे में क्या कहता है? मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, राय क्या आप? अच्छा, मेरी इसमें राय, मैंने तो ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं 22 साल
मैकेनिकल काम करते रहे, सिविल इंजीनियर बना था वो। अब मेरा जो कोलीग था, मैं अगर उसकी बात करूं, ही वाज फ्रॉम इंडिया। तो वो बेसिकली श्रीलंका में उनके फादर थे, तो वहाँ उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की वहां से। और उसके बाद जब वो ऑयल एंड गैस में आए तो वहाँ सिविल का तो सीन ही कोई नहीं है, फाउंडेशन बना के तो नहीं काम हो जाएगा ना। सो वो मैकेनिकल ऑयल एंड गैस में, एंड ही वाज द एक्सपर्ट लेवल। अब मैं बात बताऊं कि वो डिग्री डिसिप्लिन की डिग्री नहीं थी, वो सिविल इंजीनियर मैकेनिकल। अब मैं कहूँ कि जी मैंने अगर मैनेज ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ी है, मैं ये टेक्निकल नॉलेज, ये सारा मुझे इंडस्ट्री ने मुझे सिखाया। और मेरी एक लर्निंग कर्व थी कि जो कि मैं खुद, मेरे में एक कीड़ा कहते हैं ना, आपके अंदर स्पार्क होना चाहिए। यू हैव वन पैशन इग्नाइट, आपके पैशन पास पहले पैशन चाहिए पैशन, हाँ पैशन। जी। पैशन जो है, कंपैशन जो है, वो आपको फिर आगे लेके जाता है। सो यंग्स में हमें पैशन पैदा करने की जरूरत है। उन्हें हम जाके, मैं इंडस्ट्री में जब जाता हूँ, सप्लाई चेन वालों से मिलता हूँ, मैंने कोई भी चीज तुम लोगों के लर्निंग करने के लिए मुश्किल नहीं है। यू कैन डू इट। इंजीनियर्स के लिए तो कोई मसला ही नहीं है यार, किसी भी फील्ड में। सप्लाई चेन में मैंने लड़के देखे हैं छाए हुए हैं, रिस्क मैनेजमेंट में लड़के देखे हैं छाए हैं, सिविल इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल। तो ये बैरियर नहीं बना लेना कि यार मेरी डिग्री अब हो गई है तो मैं अब जाऊं कहाँ, क्योंकि जॉब नहीं मिल रही। अगर जॉब मिल जाती है, जो करे उसे दिल से करे, मेहनत से करे, आहिस्ता आहिस्ता ना वे आउट निकल आएगा। अब आप ये कहेंगे मैंने पढ़ा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मुझे मैकेनिकल की जॉब नहीं मिलेगी इंजीनियरिंग की, तो मैं नहीं करूंगा कहीं भी जॉब। यार जी मेरे भाई, एमबीए करो, साथ साथ बिजनेस मैनेजमेंट करो। आजकल जी तो वो इंजीनियर है मेरे पास बच्चे जो जो मेरे साथ थे, जो मलेशिया से पढ़ के आए, यूईटी टेक्सला से पढ़ के आए। और मैं उनकी मिसाल दूंगा कि वो अभी ई कॉमर्स की तरफ चले गए हैं। वो जी अर्न भी कर रहे हैं अच्छा बच्चे, और वो भी कर रहे हैं। अब उन्होंने कहाँ से जाके कोई कंक्रीट वाला फार्मूला लगाया, या कोई वेल्डिंग के पैरामीटर्स, या उन्होंने टॉर्क रेंज चेक की। वो अब टोटली उन्होंने एक बिजनेस साइड अपनी डिफरेंट चेंज कर ली, सर्विसेज साइड पे चले गए, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। सो ऐसा नहीं है, अपने आप को, वही बात है, दिमाग को खुले रखना है। आउटसाइड को इजाजत देनी है, आउटसाइड इन करना है, सीखना है, जी। लर्न न्यू थिंग्स, क्रिएटिविटी। एआई आगे चीजें आ रही हैं अभी लोगों में, अरे एक और मैं इसी पे मैं इसी मैं इसी हाँ। मैं इसी पे आना चाह रहा था, आपने वही बात कर दी। चलिए। आप मैं मुझे कादिर साहब ये बताइएगा, एआई का दौर आ गया और मुझे ऐसा लगता है कि 180 डिग्री पे जमाना चेंज हो गया। और मेरी अपनी परसेप्शन ये है कि अब जो जॉब्स आज से 20 साल पहले होती थी, अभी वो जॉब्स नहीं होंगी। और इंशाल्लाह ताला मैं और आप डिस्कस कर रहे थे कि इसके ऊपर भी हम ट्रेनिंग सेशन रख रहे हैं कि आजकल की यूथ को किस तरह की जॉब्स में इंडल्ज होना चाहिए। एक बंदा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता है और वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करता है और वो 6 साल के बाद भी अपनी प्रोग्रेस नहीं कर सक रहा। इसका मतलब कि उसके पास वो स्किल सेट्स नहीं है जो चीजें उसको 180 डिग्री पे चेंज हो गई हुई है जमाने। जब हम इस मतलब इतने एक्सपीरियंस नहीं थे तो हमें इन चीजों का पता नहीं था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने, एआई ने, अब मैं एआई की ऐसी ऐसी चीजों को देख रहा हूं जो कि अब अगर हमारे नए जनरेशन यूज करे तो वो हमसे बहुत आगे चले जाए। मतलब बंदे को करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप मुझे बताएं कि क्या आगे, मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या हमारी जनरेशन को ये सब पता है कि ये सब शिफ्ट हुआ है, सब कुछ चेंज हुआ है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हुई है लेकिन और किस्म की जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी बढ़ गई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त ये आपका क्वेश्चन है। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जो चीजें आ रही हैं, देखिए हर चीज में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज जरूर होती है। थ्रेट और रिस्क तो अपनी जगह जगह है, अपॉर्चुनिटीज अब ये आप पे डिपेंड करता है, वो अपॉर्चुनिटीज को अवेल किस तरह करते हैं, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब जी मैकेनिकल इंजीनियर, मैंने वही बात की है कि वो बैठा रहेगा कि जी ये मेरे लेवल की जॉब नहीं है, मैं ये जॉब क्यों करूं, ये तो एक सुपरवाइजर लेवल की जॉब है। मैं उन बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, मैंने कहा यार जस्ट इन नो इंडस्ट्री में आ जाओ, ये करो, एचएससी को तो तुम्हें कोई बाउंड नहीं कर रहा। तुम्हारी जो की कंपिटेंस, अब आपकी बात आई, जी कंपिटेंस क्या है आपका, नॉलेज, स्किल, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस एंड सर्टिफिकेशंस, एंड द वे यू इम्प्लीमेंट दैट नॉलेज, वो आपको एक आपकी कंपिटेंस बिल्ड कर देती है, आपका स्किल सेट बिल्ड कर देती है। अब बच्चों में जब ये होगा कि मैं आके ऑफिस में बैठा हुआ सिर्फ एक लैपटॉप पे बैठ के ही इंडस्ट्री को समझ जाऊंगा और इस इंडस्ट्री में मैं मूव कर जाऊंगा, इन हो जाएगा, तो वो भी उनकी एक सोच खराब है। उनको यू हैव टू बी ऑन द फ्लोर, आप प्रोजेक्ट्स पे जाएं, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, नीचे असेंबलीज में जाएं, आप वेयर हाउस के सिस्टम समझें, आप सप्लाई चेन को देखें, आप लॉजिस्टिक्स को देखें, आप आफ्टर सेल्स को देखें, आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग को देखें,
इंजीनियर अपने आप को बाउंड कर ले जी, मैं मैकेनिकल है तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ यार, मेरा एक काम ही है। और हमने तो ऐसे ऐसे इंजीनियर मोहसिन देखे जो हमारे साथ जी साथ जी थे सीनियर्स, अभी माशाल्लाह से इंडस्ट्री में है। मैं तो बड़ा हम्बल हूँ कि मैंने आज भी भाई, मैंने कहा आमिर भाई जो कुछ हो आप लोगों के, ऐसे मोहसिन भाई आपके ऐसे इलेक्ट्रिकल थे, इलेक्ट्रॉनिक्स के थे, एमएस, एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, मेरी उंगली पकड़ के जिसे कहते हैं ना जी। सीनियर्स का, उनका बड़ा किरदार है मेरी जिंदगी में, मुझे एक प्रोफेशनल बनाने में, क्वालिटी। और वो माशाल्लाह। सख्तियां उस टाइम लगती थी यार, ये मुझे बार बार क्यों नहीं सर्टिफाइड कर रहे लीड ऑडिटर के लिए, इंटरनल ऑडिटर के लिए। वो मेरे लिए अच्छा कर रहे थे कि मुझे हार्ड टाइम दे रहे थे कि यार मैं सीखूं, प्रोसेस की ऑब्जर्वेशन मेरी अच्छी हो, मुझे समझ आए। सो मैं उन बच्चों को कहता हूँ कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। अब फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आप बट एक चीज से आपको समझ नहीं आ रही है, दूसरी तरफ निकले। अब एआई के कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, हर चीज मोहसिन, अब तो आपके पास यूट्यूब पे चैनल्स बने, हर चीज लर्निंग के आपके पास चीज पड़ी है। मैं उस दिन हमारे एक वक्तों में कुछ नहीं होता रेहान था। अल्लाह वाला की जी जी जी। कुछ नहीं होता था, हमें को डायरेक्शन देने, एफएससी करनी है तो करूंगा क्या आगे प्री इंजीनियरिंग के बाद। आर्मी में जाने का शौक था, एयरफोर्स में जाने का, जीडी पायलट बनने का शौक था, नंबर नहीं आया, मैं क्या करूं, मैं बैठ जाता, लूट गया, बर्बाद हो गया। नहीं, मैंने प्रोग्रामिंग की, एफएससी का रिजल्ट आने के बाद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हाई लेवल 2001 में मैंने प्रोग्रामिंग की, मैंने उससे कुछ सीखा। अब वहां भी लोग यार ये क्या करेंगे, इसका फायदा नहीं है, सर्टिफिकेट है, वहां एक और भी खारिज हुई यार डिग्री ली जाए, तो मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं थी, मैंने कॉमर्स की डिग्री ली है। आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात, को मैंने इंजीनियरिंग नहीं की, मैंने कॉमर्स की ओके। डिग्री ली, साथ साथ प्रोग्रामिंग की, दो जगह में जाता था, शाम को मैं घर आ। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके क्या बाद मैंने बात है। बैंक्स में धक्के खाए, बैंक्स में धक्के खाए मैंने। मोटिवेशन मोटिवेशन, मैंने मैं तो बड़ा सर मोटिवेट हो रहा हूँ। मोटिवेशन, सर मैंने मार्केटिंग की, मैंने हाल रोड पे मार्केटिंग की, मैं रिलेशनशिप ऑफिसर बना, मैं पेंट कोट पहन के, गाड़ी होती थी मेरे पास, गाड़ी खड़ी करता था, बट मैं पैदल हाल रोड पे जाता था, अकाउंट्स लेकर आता था। मुझे बड़ी दफा लोगों से अजीब अजीब से आगे सुने, सदर हाल रोड के उस टाइम में, अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र ठीक दे, है। उनसे भी आमीन। मैंने अच्छा सीखा। अच्छा। उन्होंने कहा यार एक की फोटोकॉपी तू ले आया मुंडिया, ए नजर आ रही है। मैंने कहा सर मैं आपको दूसरी दे दूं। यार ए की ਹੁੰਦਾ है सर, मैनू सही वाली काफी दो। उस टाइम मैं लर्न कर रहा था, मैं जवाब दे सकता था उस बंदे को, मेरी इतनी अल्हम्दुलिल्लाह उतनी पसली तब भी थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने हम्बल होके मैं कहा सर, क्योंकि मैं एक रिप्रेजेंटेटिव, एक एनआईबी बैंक का एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेरी उनसे नीड है कि मैंने उनसे अकाउंट लेना है, और उनसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो अकाउंट लिया, विवेन भी किया। सो मेरी निगोशिएशन स्किल्स, मेरी मार्केटिंग स्किल्स वहां से बढ़ी, मेरी ये जो लोगों से, पीपल से इंटरेक्ट करने की स्किल्स वहां से बढ़ी, मेरी इंटरव्यूइंग स्किल्स बढ़ती गई। मैं अगर कहूँ कि जी मैंने वहाँ इंजीनियरिंग कंपनी में मेरे 17 साल टेक्निकल, 17वां 18वां साल है, कैसे गुजर गए, तो ये वो धक्के थे जो मुझे वो रोड से पड़े थे, उन कारी लोगों भाई, से हम सीखा कारी और साहब आगे कैसा, मैं बढ़े। आपको यहाँ पे एक बात ऐड करूंगा। जैसे मैं मोटिवेट हो रहा हूँ, मुझे यकीन है जब ये ऑनर जाएगा और यूट्यूब पे हम इसको डालेंगे और लिंक्डइन पे डालेंगे तो बहुत से लोग मोटिवेट होंगे। मैं आपको एक बात बता, मैंने मुझे कुछ किताबें पढ़ने का शौक है। मैंने अगर आपको उनकी समरी बताऊं, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, जो समरी मैंने मैंने मेरी परसेप्शन है वो मैं बताने लगा। वो लोग जो हम्बल थे, वो लोग जिन्होंने डोर टू डोर जाके सेल्स की, वो लोग जिन्होंने पीपल कोऑर्डिनेशन पे वर्किंग की, जिन्होंने लोगों को समझा। आप जहां भी जाएंगे आपका वास्ता एक बंदे से पाएंगे। आगे इंसान है, आपने इंसानों से डील करना सीख लिया। और आप ये देखें कि जब जब आप मुझे अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हैं, सक्सेस स्टोरीज, तो मुझे अंदाजा ये हो रहा है कि अल्लाह पाक ने आपकी हर जगह पे ट्रेनिंग की है। और वो जो आप मेरे जैसा बंदा उसको धक्के कह सकता है, लेकिन वो ट्रेनिंग, अब आप हाल रोड पे गए, वो ट्रेनिंग थी। और वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्रेनिंग पहले होती है और अल्लाह पाक आपको बड़ा मुकाम उसके बाद देता है। हार्डशिप पहले मिल जाती है, वो ट्रेनिंग होती है। अब हम जैसा बंदा जो कंफर्ट जोन का, वो कंफर्ट जोन में बड़ा बैठा होता है, वो ये कहता है यार है तो मेरा बड़ा, अल्लाह ने बड़ा की हो गया, अल्लाह मेरा ही पैदा करता है सिर्फ, तुम नहीं यार रोड पे जाके धक्के खाऊंगा। अब उस टाइम तो आप ये सोच रहे होंगे धक्के, लेकिन वो जो उस टाइम आपको एक अल्लाह पाक ने आपको वो दी, लोगों के बारे में जानने की, आपने जाना लोगों को, लोगों की अवेयरनेस आपको मिली, साइकोलॉजिकली लोगों को आपने समझा। उसने फिर बाद में आपको, यकीनन मुझे उम्मीद है कि बड़ी जगह पे आपको हेल्प आउट किया होगा कादिर साहब। बिल्कुल बिल्कुल,
वो मोहसिन, वो जो लर्निंग थी ना, वो आज भी काम आती है। आज बोर्ड मीटिंग में बैठा हूँ, किसी टॉप में बैठा हूँ, आउटसाइड इंडस्ट्री में इतना मैं काम कर रहा हूँ नेशनल लेवल पे, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं मेरे साथ, मैं तो कुछ भी नहीं, बड़ा हम्बल सा आदमी। तो वो, उनसे जब बात होती है तो वो मेरे साथ दोस्ती उनकी बड़ी अच्छी गहरी हो जाती है। अब वो एक्स आई जी पंजाब जो है, वो मुझे डायरेक्ट अपने पीए से पहले कॉल करवाते थे, वहां करके डॉक्टर साहिबा की या मिनिस्ट्री से तीसरी तरह से कॉल आती थी। मैंने उन्हें कहा, सर आप, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे, आप इंग्लैंड से डायरेक्ट कॉल किया करें मुझे। मुझे जिस टाइम करेंगे, मैं तो बंदा हूँ गिविंग देने वाला, सर्विसेज का कोई मसला ही नहीं। नहीं, कादर साहब, मुझे था कि वो थोड़ा सा ना प्रोटोकॉल, आपको पता है सारी जिंदगी। मैंने कहा, सर नहीं, मेरे आगे कोई प्रोटोकॉल नहीं है। आपने अपने आपको एक्सआईजी नहीं समझना, आपने समझना है कादर से बात कर रहा हूँ मैं, आपका दोस्त। सो मैं लोगों को, मैं आर्मी के बड़े प्रोफेशनल्स, मेजर्स मेरे साथ हमसाए, अभी ने परसों डेथ हुई है मेजर नुमान, रोज हम लोग सलाम दुआ होती थी, गाड़ी धो के वो भी निकलते थे, मैं भी अपनी गाड़ी साफ करके, अल्हम्दुलिल्लाह आदत थी कि अपने हाथ से, वो भी मेरे साथ, फिर वो राउंड ही हुआ, सडन परसों डेथ हुई है। तो मेरी लोगों से एफिलेशन और मेरे लोगों से दोस्ती, ये ताल्लुक जो है, ये मुझे शायद उसने सिखाया। और मेरे माँ बाप का इसमें बड़ा रोल है कि उन्होंने, अब सफाई सुथराई, क्वालिटी, सेफ्टी, ये सारी चीजें ना मिलके, जो जापानीज ने हाउस कीपिंग, सॉर्टिंग, शाइनिंग, सेट इन ऑर्डर, ये सारी चीजें घर से आई हैं, और ये घर से ट्रांसफर हुई है, माँ से ट्रांसफर हुई है। ये कंपनी ने बेसिक्स, ये सब चीज बेसिक्स चाहिए, बेसिक्स होती है यहाँ पे। बेसिक्स है। तरबियत आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा आदमी बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी तरबियत इंपॉर्टेंट है। आपने किससे मिलने हैं तो आपके नक्श बन जाएंगे, यार ये मोहसिन से मैं मिला हूँ, मोहसिन की बात करने का स्टाइल, इसके पीछे कोई गेम एक चली हुई है, इनके अरे बचपन से ट्यून इन हुए हैं, खाने का स्टाइल है, शो ऑफ नहीं कर रहा ये बंदा, क्यों नहीं कर रहा है, इसके पास हम्बलनेस है। और सेम वे मैं कहूँ, मैं जो इंडस्ट्री में आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सैगल्स ग्रुप में, ये दाऊद ग्रुप्स में, ये हम्बल लोग हैं, इनको पैसे से, ये चीजें, फाइनेंशियल वैल्यूज इनसे नहीं है। एक होगी टर्म रेवेन्यूज की, होगी डेफिनेटली, हर बंदे को अपने बिजनेस होती है, बट जो फैमिली की इकदार हैं, ये आपकी जो है ना, ये आती है आपको बाप दादा से, और ये बहुत ट्रांसफर होती है। खूबसूरत, मेरे बहुत नाना ने मुझे खूबसूरत बात सिखाया। कही है, बहुत खूबसूरत बात की है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में ना ओहदे बड़े हो गए हैं और इंसान छोटे हो गए। हालांकि इंसान इंसान बड़े छोटे होते हैं और ओहदे छोटे होते हैं। छोटे छोटे। अब वो उल्टा हो बहुत गया। अच्छे। अब वो ओहदे हमेशा टेम्परेरी है। जब भी कोई बंदा रिटायर होता है, जब 60 में पहुंचता है, जो बंदा बाहर उसको अच्छा सलूट मारेगा और तरीके से मिलेगा, समझे कि उसने अपने जिंदगी के 60 साल उससे बड़े अच्छे गुजारे हैं। अफसरों को तो हार के सलूट मारता है, लेकिन जब वो सीट पे नहीं होता, कुर्सी को, तो सब सलाम करते हैं। लेकिन जो कुर्सी के बाद आपको सलाम करेगा, इसका मतलब कि आपने टाइम अच्छा गुजारा। अच्छा कादिर भाई, मुझे एक बात बताइए। सवाल अब ये है, अब क्योंकि वाइंड अप की तरफ भी हमने जाना है, मुझे ये बताइएगा, हमने एक इदारा बनाया होप और हाउस ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे, हम इसके ऊपर ही बात कर रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर ही। मुझे ये बताइएगा, क्वालिटी प्रोफेशनल्स को जैसे हम बात कर रहे थे, और हम वही बात करेंगे जो हम आपस में बात कर, मुझे ये बताइएगा कि वो क्वालिटी प्रोफेशनल्स, हम एक दिन में बड़ी अदबी जगह पे, बड़ी मुहज्जब जगह पे, एजुकेशनल जगह पे एक बात हो रही थी, और वो बड़े अच्छे, बड़े सीनियर उस्ताद हैं, वो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग्स और सर्टिफिकेशन सिर्फ बिकने के लिए रहती, और उनकी बात में बड़ा वजन है। उन्होंने कहा कि अगर आप अब्रॉड होंगे, हम गोरों से मुतासर क्यों हो रहे हैं कि गोरा तब तक आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देगा जब तक आपको वाकई ड्राइविंग नहीं आती। और हमारे यहाँ ISO 45001 इतने लोगों के पास है, मतलब माशाल्लाह आपको तो वाकई आता है और मुझे भी थोड़ा बहुत आता होगा, लेकिन इतने लोगों के पास है कि अगर आप उनसे बेसिक्स भी पूछ रहे, शायद उनको ना पता। तो हमने होप का जो सिलसिला शुरू किया है, उम्मीद, होप, और मैं एक बात बताऊं, शायद मैं सिलसिले को आगे ना लेके जाता, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं। अगर मेरी आपसे बात ना होती और आप मुझे आइडियाज ना देते, आपने मुझे क्या क्या मोहसिन ग्रुप बनाओ, उसके अंदर अल्लाह ने बरकत डाली, उसमें अब इस टाइम सारी इंडस्ट्री के लोग मौजूद हैं, जितनी भी इंडस्ट्री के सब क्वालिटी हेड्स, प्रोफेशनल्स, ऑपरेशंस हेड मौजूद हैं। आप मुझे ये बताएं कि हम इनको यूनिटी कैसे दें, कैसे हम इनको कोलैबोरेशन दें, कैसे इनके लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करें, कोई ऐसा आइडिया बता दें कि जैसे HR वाले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं माशाल्लाह, हम क्वालिटी प्रोफेशनल्स के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि अब हमारी जिम्मेदारी है मेरे ख्याल से, ये जब हम एक जगह पे आ जाते हैं तो फिर हमारी जिम्मेदारी होती है हम सोसाइटी को क्या करें। तो प्लीज आप थोड़ा सा इसके बारे में। मौसम, जिस तरह की हमारी बात हुई कि एक तो क्वालिटी प्रोफेशनल बनना और या सेफ्टी का प्रोफेशनल बनना, दोनों पर्सपेक्टिव में सर्टिफिकेशन, इट्स नॉट अ गारंटी कि आपके अंदर वो स्किल सेट है।
सर्टिफिकेशन आप करके निबोश का भी ले लेंगे, डिग्री भी ले लेंगे, आयोश की भी ले लेंगे। बहुत से लोग हैं, वो कमर्शियल बिजनेस चल रहा है पाकिस्तान भी, इवन थोड़ा सा दूर चले जाए, मैं आपको इंडिया की साइड दूं, मेरे पास क्योंकि 300-400 बंदा नीचे काम करता रहे, सेफ्टी, क्वालिटी, ऑयल एंड गैस में, तो मैं इंस्पेक्टर, हर तरह के इंजीनियर्स डिफरेंट नेशंस के लिए आते रहते हैं। तो डिग्रियां गली में बिकती हैं, ऐसे ही है सर्टिफिकेट की गली में। बिल्कुल ऐसे साउथ इंडिया की बात करें तो हम अपने मुल्क की नहीं करेंगे, दूसरी तरफ भी ऐसा है, ऐसा ही है। अब ऐसा ही है। अब गोरा या जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, वो मेरी पीएचडी डिग्री हो या मास्टर्स, एमएस हो, एमफिल हो या बीएससी हो, बीए हो और एफएससी हो या डीएई हो या बीटेक हो, टेक्निकल साइड पे मैं कह रहा हूँ, वो डिग्री मेरी रखेगा साइड पे, तो कहेगा वेयर इज योर लीड ऑडिटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स दैट एश्योर दैट यू कैन plan or execute audits and then you report that audit and the follow up of the actions। वो उसने पहला ही जब क्वेश्चन मुझसे, तो मेरे 2-2.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद जब आइलैंड पे मेरे से किया, मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली सर आई डिडंट डू दैट, बट माय इंटेंट इज टू डू दिस सर्टिफिकेशन। उसने कहा कि भाई नहीं, एक हाजिम था इजिप्ट का और इयन कोल थे दोनों, वो क्लाइंट साइड पर, उन्होंने कहा भाई ये जब तक होगी नहीं, मैं आपकी अप्रूवल ही नहीं होगी। मेरा पहला जो था कि मैं सर्टिफिकेट करने, अब सर्टिफिकेशन कराने वाले की बात आ जाती है कि उस्ताद कौन है। मैं जब इस्लामाबाद गया, और मैं जरूर मेंशन करूंगा गुलाम हैदर मलिक साहब, डायरेक्ट असेसमेंट सर्विसेज डैश के जो सीईओ हैं या ओनर है, ही वाज माय ट्रेनर फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ही वाज एक्स सीमेंस जनरल मैनेजर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे, इंडस्ट्री का एक्सपोजर था, और उन्होंने वो ट्रांसफर, वही चीजें अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कहता हूँ ना, उस्ताद अच्छे मिल गए। उन उस्ताद ने हमें जो सवाल हमने किए, लेफ्टिनेंट कर्नल थे हमारे ग्रुप में, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, एक सिविल इंजीनियर था, और एक उनकी अपनी बेटी थी जो बीबीए करी थी, ग्रुप बनाना था 5 का, एंड वी हैव लर्न अ लॉट, 5 days ट्रेनिंग कोर्स। अब ये वो कोर्स था कि देखिए मेरे लिए ये बहुत बड़ा ब्रिज था, और मैंने बाद में ओवरसीज जाके परफॉर्म करना था, इससे इम्प्लीमेंट करना था। तो उन्होंने एक एक चीज डिजाइन एंड डेवलपमेंट में किया, क्योंकि पहले से डेफिनेटली वो वैलिडेशन क्या है, वेरिफिकेशन क्या है, डिजाइन इनपुट्स क्या है, डिजाइन रिव्यूज क्या है। अब लोगों को आईएसओ सर्टिफिकेशन तो कर ली, पता है कख नहीं है, परचेजिंग के प्रोसेस क्या होते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ परचेज प्रोडक्ट क्या है, कौन सा डिपार्टमेंट कैसा कर रहा है, वो अल्लाह का शुक्र है बचपन से तो उस्ताद अच्छा मिल जाना, फिर आपके अंदर कीड़ा, जो मैं आपको कहा लर्निंग का कीड़ा होगा तो फायदा होगा। फिर सर्टिफिकेशन आप चुप करके भी हो जाती है, आप ऑनलाइन, मैंने देखा है लीड ऑडिटर्स आपके ऑनलाइन बैठ के पेपर होता है, एग्जाम देने जाते हो, आप सर्टिफाइड हो जाते हो। 3 सर्टिफिकेशन मिल गई, एनर्जी कंजर्वेशन ई 50,001 पे भी ले ली उसने, आईएसओ 17025 का भी किया हुआ है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज उस बच्चे को जो मैं इंटरव्यू करता हूँ, अच्छा वहां भी उसे डिमोटिवेट नहीं करता। मैं कहता हूँ यार आओ देखो मेरे पास रहोगे इंशाल्लाह। और ऐसे ऐसे बच्चे हैं मेरे पास, आप जियोलॉजिकल पढ़ी हुई है उन्होंने साइंसेस, उनको मैं क्यूसी में लाया हूँ। ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना प्रोफेशन प्लानिंग से क्यूसी में गए हैं, जो सीनियर लेवल पे अभी सऊदी अरब में, सऊदी अरामको में जॉब कर रहे हैं, सैबिक में जॉब कर रहे हैं, अमेरिका बैठे हैं, कतर बैठे हैं। मैं खाली आपको मिडिल ईस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कनाडा की बात भी कर दूं, ऑस्ट्रेलिया की बात भी कर दूं, सप्लाई चेन में बैठे हैं, गोरों के साथ काम करें। सिर्फ मोटिवेट करना होता है उन लोगों को भी, वो नहीं करना। बट अच्छा ये होता है कि आपको अच्छा उस्ताद मिल जाए, वो सर्टिफिकेशन बॉडी अच्छी मिल जाए, जो कि कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पीआईक्यूसी में डॉक्टर कामरान मूसा से मैं पर्सनली भी, हम सिक्स सिग्मा पे बात है, उन्होंने हमें मना किया यार जब तक कमिटमेंट नहीं होगी ये ना करें इम्प्लीमेंट। कुछ उस्ताद आपको मिल जाते हैं, बट नीचे अगर आप कैस्केड डाउन करें, कमर्शियल बिजनेस चल रहे हैं, हमने होप ने, या वी बीइंग पार्ट ऑफ होप, हम इंशाल्लाह हम ये करेंगे, हम यूनिवर्सिटीज में जाएंगे। पहले तो प्रॉब्लम हमें पता चल गई कि इंडस्ट्री के, पहले हम लोगों ने बताना यार क्यूए है क्या, क्वालिटी प्रोफेशनल की नीड किधर किधर है। और ये ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट जस्ट सिर्फ बाहर है, हमारे मुल्क में भी उजागर हो रही है इसकी चीजें। अब एक नेचुरल एक फोर्स लग रही है, ईएसजी की तरफ अब दुनिया जा रही है, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी मॉडल्स। तो बच्चों को दिखाया जाए, हाँ एक डायरेक्शन दी जाए कि यार इस फील्ड में भी, क्वालिटी की फील्ड में भी बहुत सी चीजें। अब बात आ जाती है कि एचआर भी बहुत फॉरम्स कर रही है यंग्स को ओडी की तरफ लाने के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए कैंपेन्स चली होती हैं, वो अपना एक पूरे वो होते हैं। क्योंकि मैं आई बीन पार्ट ऑफ एचआर टेक्निकल कमेटीज, और उन फर्टर्निटी में मैं रहता हूँ, बात होती है, मुलाकात होती है, विजिट्स में होते हैं। सो उसमें यही है कि हम अपनी भी ना कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, और वो भी करें, कमर्शियल लेवल पे भी हो, जो इन्वेस्टर्स हम किसी या इंडस्ट्री लेवल पे भी हो, हम लोग बैठे मिले
और आपस में क्वालिटी प्रोफेशनल बहुत लोग कम है। मैं यकीन बताऊं, आप जब ढूंढने जाते हैं तो आपको क्यू इंजीनियर, क्यूसी इंजीनियर, काम का बंदा नहीं मिलता। वो उस इंडस्ट्री से आया होता है, 10 साल भी लगा के आया होता है, बस बच्चे को बेचारे को या उस इंजीनियर को उसको नहीं पता होती बेसिक प्रोसेसेस क्या है। उसने कभी पीक्यूपी नहीं बनाया होता, प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान पे नहीं कहा, उसने कभी इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान भी बनाए होते, उसने कभी क्वालिटी इंस्पेक्शन परफॉर्म ही नहीं की होती बेचारे ने। क्योंकि सर मैं वहां करता हूँ, एनालिटिकल थिंकिंग नहीं होती, डैशबोर्ड्स पे काम, तो डिजिटलाइजेशन पे काम। मुझे मजा आ रहा है आपसे बात करके। मैं कह रहा हूँ मुझे मजा आ रहा है। तो मतलब वो सारी बातें जो कि सबको पता होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि काली साहब, मुझे लगता है कि पूरा दिन भी गुजर जाएगा तो बातें तो हमारी कभी खत्म नहीं होनी है। तो मुझे लेक्चर तो चलता रहेगा। मैं आपसे प्रॉमिस, आपसे ये सब ये लेना चाह रहा हूँ कि एक जी। तो इंशाल्लाह ताला आप दोबारा टाइम देंगे हमें इंशाल्लाह। कुछ अरसे के बाद, क्योंकि वो बातें जो कि हमारी अधूरी रह गई हैं वो मैं आपसे दोबारा करूंगा। और होप के हवाले से मैं ये है कि मैं इन फ्यूचर नेक्स्ट वीक से ही एनर्जी मैनेजमेंट के हवाले से, सस्टेनेबिलिटी के हवाले से और सस्टेनेबिलिटी गोल्स के हवाले से इंशाल्लाह ताला यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस जाने लगा हूं और वहां पे अवेयरनेस कैंपेन एक शुरू करने लगा हूं। तो इंशाल्लाह हम क्वालिटी प्रोफेशनल्स के लिए भी, उसमें ये नहीं है सब क्वालिटी प्रोफेशनल्स होंगे, उसमें ऑपरेशनल। अच्छा, लोग पता क्या करते हैं, लोग आपकी बात सही है, शाही बड़े होते हैं। मिसाल के तौर पे आपको तो मैंने बताया, आपको आता नहीं, आपने घोल के पी लिया होगा सारा कुछ, आपको माशाल्लाह सारा कंसेप्चुअल बनने हैं आप। और मैं भी कोई थोड़ा सा जमीन के बिल्कुल ऊपर रेंगता हुआ, थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा नॉलेज है, मगर आज भी मैंने आपसे ही सीखी। लेकिन वो जो है ना, वो लोग जो कि शर्माते हैं, वो ये बताते भी नहीं है कि हमें आता कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने डिग्रियां भी ले ली, आईजो की डिग्री भी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन नॉलेज नहीं, डीप नॉलेज नहीं। तो हमारा होप का पर्पस ये है कि जो आइंदा आने वाली जनरेशन है उसको हम तैयार करें। इसके पीछे बिल्कुल, क्योंकि लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है, इसके पीछे हमारा, मैंने इनको बताया है, देयर इज नो पर्पस कि हमें पैसा चाहिए, इसके पीछे मोटिवेशन बहुत है। पैसा अल्लाह पाक खुद ही दे देता है। पैसा पता क्या है, उसमें लोग खुद इन्वॉल्व होंगे और हमारी जो जरूरियात है वो मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स पूरी कर। इसमें हमारा असल पर्पस ये है कि हाउस ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन के लोग, आपने डिग्री ले ली मैकेनिकल की, उस स्किल सेट उसके बाद क्या आपके पास, वो कौन सिखाता कौन है आपको, और आपको सिखाने के लिए जो जिस आपका इंडस्ट्री में जा रहे हैं वो बंदा कहेगा यार मैंने उसको सिखा दिया तो मेरे पास क्या। तो वो चीजें जो कि हमने बहुत अच्छे में सीखी हैं वो इसकी इंशाल्लाह ताला इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑनलाइन सेशंस का सिलसिला है और होप को हम मजीद मतलब करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। यकीन माने अब्दुल कादिर खान साहब, मुझे ना पहले भी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, लेकिन आज एक उस्ताद के तौर पे और आपसे सीखने के तौर पे मैं वाकई ही में ये कह सकता हूँ कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और ये सेशन करने के बाद मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मैंने स्टार्टिंग आपसे की है, यानी कि इस पॉडकास्ट का सिलसिला जो मैंने दोबारा शुरू किया था, आई वॉज क्वाइट बिजी, मैं पढ़ाई में भी बिजी था। अब कुछ ऐसा है कि हमारा सीजन भी ऑफ होने जा रहा है तो मेरे पास कुछ टाइम था, तो मेरे जहन में सबसे पहले आपका नाम आया और आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया। आई नो यू आर वेरी बिजी और आई नो माशाल्लाह आपकी कमिटमेंट्स होती हैं। आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी आपसे राब्ता रहेगा। कोई मैसेज इस पॉडकास्ट के हवाले से देना चाहते हैं? आपको कैसा लगा आज ये पॉडकास्ट में? जी थैंक यू सो मच। मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करूंगा मोहसिन, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी लर्निंग की और ये शेयर करने की। मैंने भी आपसे सीखा। ये पॉडकास्ट ओवरऑल आपकी जबरदस्त। और ये देखिए, जब दो तरह के लोग आपस में या ज्यादा लोग बैठ जाते हैं जो कि समझने वाले हों इस चीज को, जो हमारा इंटेंट और जो हमारा पर्पस है वो भी एक है, सेम है, और जो हमारी जो चीजें हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं वो भी सेम है। सो उसमें एक वैल्यू ऐड इंशाल्लाह। तो ये जो पॉडकास्ट का सिलसिला है जबरदस्त है और ये आपने जो ये सिलसिला शुरू किया है, मेरा था कि लाइव भी हम लोग करेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, दोबारा भी लाइव करेंगे। पे भी जाएंगे लाइव। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कादिर साहब, लाइव में आप ये कह रहे हैं कि ऑडियंस भी होगी, यानी कि पूरा एक जूम की मीटिंग होगी पूरी कंप्लीट? आप जूम की मीटिंग भी कर सकते हैं, वेबिनार कह रहे हैं हो सकते हैं वो, या ट्रेनिंग सेशंस का एक सिलसिला रख लेंगे कि जहां पे सब लोगों को, मतलब वो उसके लिए हम आपस में डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। ओपन क्वेश्चंस करेंगे। और वो दूसरा, ये बहुत जबरदस्त मोटिवेशन है मेरे लिए भी। और ये अपना टाइम, कुछ मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर्स अभी कर रहा हूँ, वर्किंग अपने भी ऑर्गेनाइजेशन में,
वो भी यूट्यूब पे आएंगे, अभी एक्टिंग फेज में है, बट ये मुझे लगता है उससे पहले शायद लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि वो कमर्शियली एक बंदा कर रहा है, कंपनी को हमने दिया हुआ है, सो उसने भी कैमरास में और उसमें, सो मेरे लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और डेफिनेटली मेरे से या आपसे जो हम दोनों ने इसमें एक ऐड की है चीज, ये के लिए एक प्लेटफॉर्म और डायरेक्शन बन जाए, और इंशाल्लाह ये चीज मैं आई विल रियली अप्रिशिएट, और मैं आपकी सक्सेस के लिए इस सिलसिले को, होप के सिलसिले को, प्लेटफॉर्म को उम्मीद करता हूँ कि आगे सक्सेसफुल रहे, हम रहे ना रहे, ये एक सिलसिला अरे चलता रहे, और अल्लाह आपको जिंदगी दे। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। तो आज थे जी हमारे साथ अब्दुल कादिर साहब, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी किसी और प्रोफेशनल के साथ। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, बशर्ते जिंदगी। टेक केयर, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।